Hello everyone, myself is Divya Mahajan and today we will discuss about some questions related the partial and the Jacobian and the curve tracing. सबसे पहले क्वेश्चन लिया हमने z इक्वल टू log x स्क्र प्लस वाई स्क्र। हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है कर्ली z ओवर कर्ली x प्लस कर्ली z ओवर कर्ली y। तो सबसे पहले इनका हम क्या निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो वाई को कांस्टेंट रखना है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो एक्स को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास +2 का रिजल्ट लगाना है। दैट इज़ जो फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का जो डिफरेंशियल होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 1/x। तो यहाँ पर डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर जो जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो लॉग के लिए पूरे का पूरा ये एक्स आएगा, तो इसलिए पूरे का पूरा नीचे आ जाएगा, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर उसके लोगरिथम के फंक्शन की जब डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का कितना बन जाएगा हमारे पास 2x, और वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट बन जाएगा एक्स के लिए, तो वाई स्क्वायर डिफरेंशियल जो होगी वो 0 आ जाएगी। सेम एज इट वाई के लिए हमने करना है, जब वाई के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो लो का फिर से वही डिफरेंशियल का फॉर्मा 1/x, दैट इज 1/x² प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की जो डिफरेंशियल होगी वो 0 होगी, वाई स्क्वायर की हमारे पास 2 आ जाएगी, 2y आ जाएगी। फर्दर जो हमें पूछा गया है उसके अंदर दोनों की वैल्यू क्या करनी है, हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, दैट इज कर्ली z ओवर कर्ली x प्लस कर्ली z ओवर कर्ली y, दोनों की एडिशन कर देनी है। दोनों का एलसीएम हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर एलसीएम सेम आने के बाद ऊपर न्यूमिनेटर दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास 2 जो है निकल आएगा कॉमन, और कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास आंसर बनेगा दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हमारे पास है f(x, y) इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। हमने जो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास x इंटू कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स प्लस कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई। तो ये आप डायरेक्ट पार्शल से भी कर सकते हो, लेकिन पार्शल जब हम सीधा ही लगाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या बन जाता है, लेंथी बन जाता है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशियल के फॉर्म में यहाँ पर अप्लाई होंगे, वो थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा। तो यूलर फंक्शन से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, उससे थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना। तो यहाँ पर यूलर फंक्शन के लिए पहले हमें z क्या चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन। यूलर फंक्शन को हम यूलर थ्योरम को हम रिकॉल कर लेते हैं। z यहाँ पर फंक्शन हमारे पास x की पावर n f ऑफ y ओवर x। जब हमारे पास x की पावर n आ रही है दैट इज n उसकी डिग्री आ रही है, और साथ में मल्टीप्लाई आ रहा है, फंक्शन जो भी है सारा वो y ओवर x की फॉर्म में आ रहा है, तो z हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन बनता है। और यूलर थ्योरम जो है वो होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर ही अप्लाई होती है। तो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट क्या है, x इंटू कर्ली z ओवर कर्ली x प्लस वाई इंटू कर्ली z ओवर कर्ली वाई इक्वल टू nz। तो यही वाला रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करने से पहले हमने क्या करना है, जो साइन इनवर्स है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर जो f फंक्शन दिया था वो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई है। f को हमने f ऑफ एक्स वाई को हमने f ले लिया, साइन इनवर्स दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड जाके आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज साइन f आ गया। वो साइन f की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई आ गया। अब ये अंदर जितनी भी टर्म आ रही है इन्वर्स फंक्शन का जो एंगल था उसको हमने लेट कर लिया है z, दैट इज़ हमारे जो पास फंक्शन बन गया साइन f की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी बन गई z। तो z हमारे पास एक z हमारे पास आ रहा है साइन f, दूसरी तरफ से z की वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। तो दोनों वैल्यू ले लेनी है आपने। इधर हम z को बनाएंगे, z का हम लिखेंगे होमोजीनियस फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकाला, नीचे से भी एक्स कॉमन निकाला, दैट इज हाईएस्ट डिग्री ऊपर से भी एक्स की कॉमन निकालनी है, और नीचे से भी एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है उसको कॉमन निकालना है, और दोनों को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स है, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, -2 -1 कितना आ गया हमारे पास 1, और यहाँ पर सारा फंक्शन जो है वो वाई ओवर एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो z है वो होमोजीनियस फंक्शन बन गया है, जिसकी डिग्री कितनी आ रही है हमारे पास 1 आ रही है। तो दैट इज़ n की जो वैल्यू है हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन के अंदर जो डिग्री है वो 1 आ रही है। तो इसके ऊपर हम यूलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यूलर थ्योरम क्या कहते थे, हमारे पास x इंटू कर्ली z ओवर कर्ली x प्लस y इंटू कर्ली z ओवर कर्ली y इक्वल टू nz, और n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ रही है 1 आ रही है।
तो यहाँ पर यूलर थ्योरम में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करनी है, हमने कर्ली जेड ओवर कर्ली एक्स की, कर्ली जेड ओवर कर्ली वाई की। जेड की जो दूसरी वैल्यू हमने लिखी थी वो कितनी थी हमारे पास, साइन एफ। तो एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब एफ जो है वो फंक्शन किसका आ रहा है, एक्स और वाई का, ये ध्यान में रखना है। जब आप साइन की डिफरेंशियल करोगे, साइन तो कन्वर्ट हो जाएगा कोस के अंदर। फर्दर एफ है, एफ किसका फंक्शन आ रहा है हमारे पास, एक्स और वाई का। तो एफ की जब डिफरेंशियल करोगे एक बार अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स आ जाएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रही हो साइन का, तो कोस एफ ही आएगा, और एफ का फर्दर कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई आ जाएगा। दोनों की जो वैल्यू है कर्ली जेड ओवर कर्ली एक्स और कर्ली जेड ओवर कर्ली वाई की, दोनों की वैल्यू यहाँ पर यूलर थ्योरम के अंदर जो है सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और वहाँ से हमारे पास कोस एफ जो है वो कॉमन निकल आएगा। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो है एक्स इंटू कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स, वाई इंटू कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई, और जेड की जो वैल्यू थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर वो क्या थी, साइन एफ, वो वाली वैल्यू क्या करनी है, हमने फिल कर देनी है। तो कोस जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज साइन ओवर कोस क्या बन गया हमारे पास, टेन एफ। जो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के अंदर, जो एमसीक्यू के अंदर जो ऑप्शन सी, उसमें साइन एफ भी था, कोस एफ भी था, टेन एफ भी था, और माइनस का कोस एफ भी था। तो पेपर में यार जल्दी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व सीधे नहीं कर देना कि साइन एफ आएगा या कोस एफ आएगा। तो यहाँ पर पूरा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि साइन ओवर कोस बन के टेन एफ आ रहा है हमारे पास। तो ऑप्शन हमारे पास सी बनेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन दे रखे है, सिंपल फंक्शन दे रखा है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसका, डबल डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। अब इसमें से पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी निकाल सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है, या पीछे से पढ़ना शुरू कर सकते हो। पीछे से हमारे पास क्या आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई आ रहा है, तो मैंने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई ही पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स कांस्टेंट आ गया, एक्स स्क्वायर की जो डिफरेंशियल होगी वो जीरो हो जाएगी, एफ एस वाई स्क्वायर की डिफरेंशियल जो है वो हमारे पास टू वाई आ गई। तो नेक्स्ट जो है हमें डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टू वाई जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा एक्स के लिए, तो इसकी डिफरेंशियल जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो जीरो आ जाएगी। तो ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो भी क्वेश्चन इसी की जैसा ही है, एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा हमारे पास, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव एफ का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जो y का डिफरेंशियल निकालोगे तो tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। तो tan इनवर्स की जो डिफरेंशियल थी हमारे पास वो होती थी, tan इनवर्स की डिफरेंशियल होती थी हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, +2 का रिजल्ट लगा अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती थी इसकी डिफरेंशियल। तो हमारे पास जो इसकी डिफरेंशियल 1+1 एक्स स्क्वायर आ रही है, तो इसकी देखो एक्स जो है tan इनवर्स के लिए जो एक्स है वो वाई ओवर एक्स बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी डिफरेंशियल जब करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पहले तो सिंपली +2 का फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। फर्दर उसकी जब एंगल की डिफरेंशियल करनी है आपने, तो आपके पास जो है वो 1/x जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है तो 1/x जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे वाई का कितना आ जाएगा 1, तो 1/x एज इट रहेगा, वाई का 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो उसके जब एलसीएम लोगे नीचे वाले टर्म का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर जो है वो टर्म ऊपर चलेगी, और एक एक्स कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये टर्म बची। इसी क्वेश्चन को मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया है, साथ में ले लिया कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करते तो हमारे पास क्या आना था, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो फॉर्मूला तो सबसे पहले tan इनवर्स का वही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फर्दर जो है वाई ओवर एक्स, तो जब आप डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कांस्टेंट बन जाएगा तो वाई एज इट रहेगा, और यहाँ पर जो एक्स की डिफरेंशियल करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा आपके पास, d/dx ओवर 1/x की पावर n। जब पावर नीचे आती है से एक्स की पावर आती है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, -1/x की पावर n+1। तो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी आ रही थी, जो फंक्शन के अंदर एक्स की पावर नीचे 1 आ रही थी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस एज इट
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओवर 1+1 एक्स की पावर 1+1 दैट इज़ 2 बन गई। तो हम वाई एज इट कॉन्स्टेंट एज इट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स कर रहे हैं। तो फिर से एलसीएम लेके हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसके अगर रिगार्डिंग हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है हमारे पास -y/x² प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से पार्शियल डेरिवेटिव का ही है। तो एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा हमारे पास x इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस वाई की पावर 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2। होमोजीनियस फंक्शन हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री कितनी आ रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करना आपने, जो फंक्शन गिवन दे रखा है उसके अंदर से जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री उसको ऊपर से बाहर निकाल देना है, नीचे से भी डिनोमिनेटर से भी एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्स को कॉमन निकाल देना है। वो सारी एक्स की पावर्स को इकट्ठा करना है, जो भी एक्स की पावर आएगी इसके बाद इकट्ठी करने के बाद वही हमारे पास डिग्री होगी। तो ऊपर से एक्स की पावर 3/2 कॉमन निकाली, अंदर बन गया हमारे पास 1 प्लस वाई की पावर 3/2 एक्स की पावर 3/2। नीचे से हमने एक्स की पावर 1/2 कॉमन निकाली तो हमारे पास अंदर बन गया 1 प्लस वाई की पावर 1/2 ओवर एक्स की पावर 1/2। तो फर्दर सारी पावर्स इकट्ठी करनी है, ऊपर वाली पावर्स जो मल्टीप्लाई हो रही है एक्स की पावर जो है वो एडिशन हो जाएंगी, तो नीचे वाली पावर है वो माइनस हो जाएंगी। और इसको सोल्व करके हमारे पास जो डिग्री बच रही है एक्स की पावर जो बच रही है वो हमारे पास 2 बच रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका 2 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से होमोजेनियस से रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 दे रखा है। तो फिर से आपके पास होमोजेनियस के अकॉर्डिंग जो है यूलर थ्योरम का रिजल्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन है, जस्ट क्या करना है उसकी डिग्री चेक करनी है कितनी आ रही है। तो ये यूलर थ्योरम का रिजल्ट ही लग रहा है हमारे पास कि यूलर थ्योरम में क्या था, जेड अगर होमोजीनियस फंक्शन आ रहा है और जेड की डिग्री कितनी आ रही है यहाँ पर सोल्व करके हमारे पास -1/6 आ रही है। तो यूलर थ्योरम क्या कहती थी, एक्स इंटू कर्ली जेड ओवर कर्ली एक्स प्लस वाई इंटू कर्ली जेड ओवर कर्ली वाई इक्वल टू एन जेड। तो जस्ट एन की हमने क्या करनी है यहाँ पर वैल्यू फिल करनी है और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है -1/6 जेड एज इट। तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है -1/6 इंटू जेड बन रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर सिंपल पूछा है, दैट इज डिग्री निकाल के यूलर थ्योरम का रिजल्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, जेड फिर से होमोजीनियस फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है, उन्होंने खुद डिग्री दे रखी है कि उसकी डिग्री कितनी आ रही है, हमारे पास एन आ रही है। तो यहाँ पर यूलर थ्योरम का जो आगे 3 रिजल्ट हैं वो पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है, उनमें से डायरेक्ट रिजल्ट ये पूछा गया है और कुछ भी नहीं है। तो यूलर थ्योरम के मैंने यहाँ पर सारे के सारे रिजल्ट लिख दिए। एक्चुअली हमारे पास टोटल 4 रिजल्ट होते हैं। अच्छा, पेपर में चारों में से कोई भी रिजल्ट आपके पास पेपर में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो रिजल्ट यही था हमारे पास कि जेड अगर होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री एन आ रही है। तो पहला रिजल्ट क्या था यूलर थ्योरम का कि एक्स इंटू कर्ली जेड ओवर कर्ली एक्स प्लस वाई इंटू कर्ली जेड ओवर कर्ली वाई किसके इक्वल होता है एन जेड के। ये हमारे पास यूलर थ्योरम का रिजल्ट है। यूलर थ्योरम को ये आगे मॉडिफाई किया है, आगे 3 रिजल्ट और बनाए हैं। तो मॉडिफाई करने के बाद एक रिजल्ट क्या बनता है कि अगर इसी फंक्शन का जो यूलर थ्योरम का रिजल्ट आया है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से एक बार हम और करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, एक्स इंटू कर्ली स्क्वायर जेड ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू कर्ली स्क्वायर जेड ओवर कर्ली एक्स कर्ली वाई। एन के साथ एन की जगह यहाँ पर हमारे पास n-1 इंटू जेड का डिफरेंशियल आ जाएगा कर्ली जेड ओवर कर्ली एक्स। और इसी यूलर थ्योरम के रिजल्ट को अगर एक बार y के साथ विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशियल करते हो पार्शियल, तो हमारे पास x एज इट कर्ली स्क्वायर जेड ओवर कर्ली वाई इंटू कर्ली एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाई एज इट कर्ली जेड ओवर कर्ली वाई स्क्वायर एन की जगह n-1 इंटू कर्ली जेड ओवर कर्ली वाई। और इन दोनों रिजल्ट को जब हम ऐड अप करते हैं तो ये हमारे पास जो है इसको x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पहले वाले रिजल्ट को और दूसरे रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ और दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा
यहाँ पर x इंटू वाई आ जाएगा और इधर भी x इंटू वाई आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आपके पास 2xy बन जाएगा और ये y के साथ मल्टीप्लाई होना है तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर बन जाएगा। उधर से ये टर्म जो है वो कॉमन निकल आएगी n-1, अंदर जो टर्म है वो हमारे पास z फंक्शन ही बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना, ये तीन तीन ये यूलर थ्योरम से जो मॉडिफाई किए हैं और एक यूलर थ्योरम का रिजल्ट, तो इनमें से डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है आपको। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसके अंदर जो डायरेक्ट रिजल्ट पूछा है वो यूलर थ्योरम का जो थर्ड रिजल्ट मॉडिफाई किया हुआ है उसके बारे में पूछा है। तो उसका आंसर हमारे पास देखो डायरेक्ट रिजल्ट था, क्या था हमारे पास n इंटू n माइनस वन इंटू जेड। तो ये सीधा उसका आंसर आना था हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास टोटल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले जो है वो डिस्क्राइब किए हैं पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड। तो ये अगर हमें टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोल दे यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स का विद पार्शियल डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। दैट इज एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो नीचे जो टर्म दी होगी उसका ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, जो ऊपर टर्म दे रखी है उसका नीचे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और बाहर क्या लगाना हमने माइनस। जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है, इम्प्लिक्ट फंक्शन दे रखा है। इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होते थे जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों ही एक ही पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं, दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिक्ट फंक्शन। ना तो एक्स को सेपरेट कर सकते हैं ना ही हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इम्प्लिक्ट फंक्शन गिवन दे रखा है हमारे पास, दोनों का ज्वाइंट एक फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछा था उन्होंने फुली डेरिवेटिव दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए। तो एक तो मेथड है कि आप डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू के मेथड से निकालो, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव से थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो उसके रिलेटेड हम बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो एफ फंक्शन का हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया, माइनस 2y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। और एक्स वाई के लिए एक्स का 1 आ जाएगा हमारे पास और वाई कांस्टेंट एज इट ही रहेगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशियल कर रहे हैं पार्शियल, तो एक्स क्यूब कांस्टेंट बन गया, तो एक्स क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। माइनस 2y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो माइनस का 4y, और एक्स वाई का करोगे तो एक्स कांस्टेंट एज इट, और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव निकल गए हैं, तो जस्ट हमने फॉर्मूले के अंदर क्या करना है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो डी वाई ओवर डी एक्स का फॉर्मूला मैंने याद रखने के लिए क्या बताया था, अगर ऊपर y आ रहा है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव नीचे आएगा, y का पार्शियल डेरिवेटिव नीचे आएगा। अगर डी वाई ओवर डी एक्स पूछा है दैट इज एक्स वेरिएबल इधर नीचे आ रहा है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर आएगा और बाहर क्या लगा देनी है, माइनस का साइन। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपने। जस्ट इधर एक माइनस भी आनी थी, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुआ रखी है, तो बाहर क्या आएगी आपके पास माइनस भी आनी थी। और इस वाले माइनस को आप एडजस्ट कर सकते हो नीचे वाले माइनस के साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक अभी फ़िलहाल इतना टर्म आ रही है आपके पास, तो बाहर भी माइनस आ रही है, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 4/3 आएगा। तो जैसे मेरे से मिस्टेक हो गई है, माइनस का साइन छूट गया है, तो पेपर में आपने ये वाला काम नहीं करना है। तो यार ऑप्शन यहाँ पर सी नहीं बनेगा, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ऑप्शन जो है वो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 4/3 आंसर बन रहा है हमारे पास। नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव से ही रिलेटेड जो है हमारे पास मैंने कुछ रिजल्ट लिए हैं। अब रिजल्ट आपके पास क्या है कि u फंक्शन दे रखा है 3 वेरिएबल्स के अंदर और हमें u का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सिंपली किसी के रिस्पेक्ट नहीं है, सिंपली u का डेरिवेटिव पूछा हुआ है, दैट इज du की वैल्यू निकालनी है। तो u किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और इधर फुली डेरिवेटिव दैट इज dx। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो इधर dy, अगर u का विद रिस्पेक्ट टू z और इधर dz। तो यहाँ पर देखो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा था। तो u हमारे पास क्या दे रखा है, e की पावर एक्स वाई जेड, दैट इज u किसका फंक्शन आ रहा है हमारे पास एक्स वाई और z का। तो हमें du फाइंड आउट करना है।
तो डी यू फाइंड आउट करने के लिए अभी जस्ट मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया है कि कैसे करना है कि आपने अगर यू एक्स वाई जेड का फंक्शन दे रखा है और फुली डेरिवेटिव यू का फाइंड आउट करना है तो यू का विद रिस्पेक्ट टू एक बार एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड, और साथ साथ में उनके साथ फुली डेरिवेटिव जो है वो उनके मल्टीप्लाई करते जाना और कुछ नहीं करना। पहले हम यहाँ पर यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे। तो ई की एक्स का जो डिफरेंशियल का फॉर्मूला था +2 का, वो हमारे पास ई की एक्स का जो डिफरेंशियल होती है वो ई की एक्स ही रहती है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा +2 का। ई की एक्स की डिफरेंशियल जो है वो ई की एक्स ही रहती है। अब यहाँ पर एक्स जो है वो एक्स वाई जेड आ रहा है, तो सेम एज इट रहेगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे। तो फर्दर जब एंगल का आप डिफरेंशियल करोगे तो एक्स का 1 आ जाएगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट एज इट ही रहेंगे। एक्स का 1 आ गया, वाई जेड कॉन्स्टेंट है वो एज इट रहेंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे फिर से ई की पावर का डिफरेंशियल ई की पावर ही सेम एक्स आएगी, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो हमारे पास एक्स जेड कॉन्स्टेंट आएगा वो एज इट रहेगा, और विद रिस्पेक्ट टू वाई का वाई 1 आ जाएगा हमारे पास। सेम यू का जेड के साथ करोगे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आ जाएगी आपके पास, और एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट एज इट, जेड का विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो 1 आ जाएगा। अब तीनों की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपने। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर ई की एक्स वाई जेड जो है वो कॉमन निकल आएगी, और हमारे पास जो टर्म बच रही है वो ई इतनी बच रही है, ई की एक्स वाई जेड इंटू अंदर आ रहा है वाई जेड डी एक्स जेड प्लस जेड एक्स डी वाई और प्लस एक्स वाई डी जेड। तो इसके रिगार्डिंग ऑप्शन जो है वो बी आंसर आ रहा था हमारे पास। नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन का रिजल्ट। कॉम्पोजिट फंक्शन जैसे बताया है कि z किसका फंक्शन आ रहा है हमारे पास x और y का। जैसे हमारे पास अभी यही वाला फॉर्मूला जो किया था हमने u का, अभी u का फुली डेरिवेटिव किया था हमने, फाइंड आउट किया था, किसी के रिस्पेक्ट नहीं किया था। इसके अंदर इस वाले फॉर्मूले और अगले फॉर्मूले में यही डिफरेंस है। तो u भी किसका फंक्शन आ रहा था यहाँ पर एक्स वाई जेड का, सिंपली u का हमने डिफरेंशियल किया था, किसी के रिस्पेक्ट नहीं किया था। तो अगर किसी के रिस्पेक्ट नहीं करना तो यहाँ पर डी एक्स डी वाई और डी जेड आएगा। अगर किसी के रिस्पेक्ट करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बाकी सारा मेथड वही रहेगा आपके पास। z फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई का, हमें डिफरेंशियल करनी है डी जेड ओवर डी टी। अगर फुली डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पर फुली डेरिवेटिव के डी डी आ जाएंगे आपके पास, अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पर पार्शियल आ जाएंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा आपके पास। डी जेड ओवर डी टी निकालना है तो जेड का एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स ओवर डी टी, डी जेड कल पार्शियल डेरिवेटिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई और डी वाई ओवर डी टी। अगर पार्शियल ही निकालने हैं जेड का विद रिस्पेक्ट टू टी तो यहाँ पर पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स, और यहाँ पर भी पार्शियल के ही लगेंगे आपके पास रिजल्ट, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी। तो ये मैंने रिजल्ट लिख दिया, मे भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारे पास है एरर अप्रोक्सीमेशन जो है वो फाइंड आउट करना है विद द यूजिंग ऑफ द हेल्प ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसे रिगार्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन था कि परसेंटेज एरर दे रखा है इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन द एरर ऑफ 1% इज मेड इन इट्स लेंथ और ब्रेथ। कहते कि जो एक्चुअल में सपोज कर लो हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो एक्स वाई है, लेकिन जो हमने जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने उसकी लेंथ और ब्रेथ की जो डायमेंशंस है वो हमने गलत लिख दी हैं, और उसके अंदर हमने कितना गलत लिखा है वो 1%, पॉजिटिव का 1% हमने जो है उसकी जो है इंक्रीज़ कर दी है, लेंथ भी इंक्रीज़ कर दी है और ब्रेथ भी इंक्रीज़ कर दी है। और जो एरिया जब हमने एरर कर दी है लेंथ और ब्रेथ के अंदर, तो एरिया में कितनी परसेंट जो है वो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा वो हमने यहाँ पर एरर जो है वो निकाली है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, दैट इज लेंथ इनटू कितना है हमारे पास ब्रेथ। तो एरिया का ही एरिया को डिनोट कर दिया ए के साथ, एरिया का निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल और एक बार विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल निकाला तो बी कांस्टेंट एज इट, एल का 1 आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू बी निकाला तो हमारे पास एल कांस्टेंट, बी का विद रिस्पेक्ट टू बी 1 आ गया।
और टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला जो ऊपर आपको अभी बताया था वो ही यहाँ पर लगाना है, जो इससे पहले बताया था। डी ए क्या आएगा आपके पास, करली ए ओवर करली एल इंटू डी एल, करली ए ओवर करली बी इंटू डी बी। करली ए ओवर करली एल की वैल्यू अभी हमने निकाली जस्ट ऊपर बी, वो वैल्यू फिल कर दी। और करली ए ओवर करली बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, एल, वो दोनों की वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास बचा क्या, बी इंटू डी एल, बी एल इंटू डी बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं करने, ये डेरिवेटिव का है, ये कॉन्स्टेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करवाना यहाँ पर, ये दिमाग में रखना आपने। ये जो डी है वो डिफरेंशियल का डी आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करवाना आपने। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एरिया, जो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने का, वो एरर हमने फाइंड आउट किसकी करनी है, एरिया की, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, जिसकी भी परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है तो उसका क्या होता है, उसी का फुली डेरिवेटिव और उसी के साथ डिवीज़न इनटू द 100%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो डी ए हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो उसको क्या कर देना है, ए के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। ए के साथ जब डिवीज़न करोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है एलसीएम सेपरेट सेपरेट कर देना है और कैंसिलेशन कर देना है। बी के साथ बी जो है वो कैंसिल हो गया, एल के साथ जो है वो एल कैंसिल हो गया। अब ये वाले एल के साथ एल कैंसिल नहीं करना और ये वाले बी के साथ बी कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ये डेरिवेटिव है। डी एल दैट इज़ डिफरेंशियल हो रहा है एल का, और डी बी दैट इज़ डिफरेंशियल हो रहा है बी का। यहाँ पर एल और बी जो है वो कैंसिल नहीं होंगे। तो ये डिवीज़न ए के साथ डिवीज़न करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म बची है। तो हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पर एरर का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर एरर के फॉर्मूले के लिए लेंथ का एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेंथ की एरर हमारे पास 1% दे रखी थी और ब्रेथ की भी एरर 1% दे रखी थी। तो यहाँ से हम डी एल निकालेंगे। होता फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डी एल ओवर एल इंटू द 100%। जैसे तो यहाँ पर एल एज इट 100% का परसेंट के साथ परसेंटेज क्या हो गई, यहाँ पर कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर बचा गया हमारे पास 100 जो है वो नीचे टर्म आ गई, डायरेक्ट डी एल ओवर कितना आ गया हमारे पास 1/100 आ गया। तो नेक्स्ट ऐसे ही हमने ब्रेथ के में से डी बी निकाल लेनी है। डी बी ओवर बी हमारे पास कितना आ गया, 1/100 आ गया। तो 1/100 आने के दोनों की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है हमने। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है हमारे पास 1/100 प्लस 1/100 आ रहा है, दैट इज़ 2/100 आ गया। आगे हमने एरिया का एरर निकाला था, तो उसका फॉर्मूला लगा दिया, डी ए ओवर ए इंटू 100%। डी ए ओवर ए की वैल्यू जो हमें अभी हमने निकाली 2/100 आ रहा था, 100 के साथ 100 कैंसिल और बचा कितना 2 और एक परसेंटेज का साइन, दैट इज़ 2% बच गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास टेलर और मैक्लूरियन थ्योरम से रिलेटेड है हमारे पास, वो भी हम उसको फाइंड आउट करते हैं विद हेल्प ऑफ द पार्शल। तो पार्शल के साथ ही रिलेटेड ये टेलर और मैक्लूरियन थ्योरम के कुछ क्वेश्चन जो है हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम थोड़े से रिजल्ट याद रख लेते हैं टेलर्स के। तो टेलर्स थ्योरी का जो एक्सपेंशन था हमारे पास 2 वेरिएबल्स के लिए, दैट इज़ वो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी, इट इज़ गिवन बाय एफ ऑफ ए बी करली एफ ओवर करली एक्स ए बी, दैट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इंटू एक्स माइनस ए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालने के बाद उसकी वैल्यू फिल करनी है ए बी और वाई इंटू बी। ऐसे ही 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करना है और उसके बाद वैल्यू फिल करनी है ए बी, 2 इंटू एक्स इंटू ए इंटू वाई माइनस बी एफ ऑफ एक्स वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू फिल करनी है ए बी। सेम हमारे पास जो है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज होल स्क्वायर, और पार्शियल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसके बाद डेरिवेटिव के बाद वैल्यू फिल करनी है ए बी। यहाँ पर आगे नेक्स्ट होल क्यू के लिए भी होती है, तो वो इतना ज़्यादा बड़ा हमने करना नहीं है, सिर्फ यहीं तक फॉर्मूला एक्सपेंशन जो है वो याद रख लें, तब भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर मैंने एक अभी रिज़ल्ट जो बताया था वो टेलर सीरीज़ का 2 वेरिएबल्स के अंदर रिज़ल्ट था। तो टेलर सीरीज़ का 1 पॉइंट के अंदर भी रिज़ल्ट होता है। तो 1 पॉइंट कह रही हूँ, 1 वेरिएबल्स के अंदर भी रिजल्ट होता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स इंटू एफ डैश ए प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ डबल डैश ए अप टू सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास जो टर्म चलती है।
तो क्वेश्चंस को एमसीक्यू में जब टेलर के और मैक्लूरियन थ्योरम के आएंगे आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चंस की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए आपने सिंगल वेरिएबल के एक्सपेंशन के कुछ रिजल्ट जो है वो याद रख लेने हैं। तो क्वेश्चन ये सॉल्व करना आपके लिए एमसीक्यू के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। दैट इज़ ई की पावर एक्स, अगर ई की पावर पॉजिटिव एक्स आ रही है तो हमारे पास 1 + एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन होता है। दैट इज़ अप टू इन्फिनिटी होता है हमारे पास यहाँ पर टर्म्स। तो लेकिन एक्सपेंशन जब हम टेलर और मैक्लूरियन का ले रहे होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टर्म्स ही लेते हैं हम। तो ई की -x में एक टर्म पॉजिटिव होगी, एक टर्म नेगेटिव होगी, बाकी फॉर्मूला सारा ऊपर वाला ही होगा। नेक्स्ट जो एक्सपेंशन है वो है हमारे पास log 1 + x के लिए, तो इसके अंदर फैक्टोरियल नहीं होते। तो यहाँ पर एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है ई की जो पावर है, लेकिन जो log की पावर है log 1 + x है वो x से स्टार्ट होगा। दैट इज़ x - एक्स स्क्वायर ओवर 2। जहाँ जहाँ पर इवन टर्म्स आती हैं, इवन पावर्स आ रही है, वहाँ पर माइनस का साइन लगेगा विदाउट फैक्टोरियल, ये याद रखना आपने। और जब log 1 - x निकालोगे तो सारी की सारी टर्म्स वैसे ही आएंगे, लेकिन सारे साइन जो हैं वो माइनस के आ जाएंगे, अल्टरनेटिव साइंस यहाँ पर नहीं होंगे। कोस एक्स के लिए हमारे पास जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और सारी डिग्रीज जो होती है वो इवन होती हैं। लर्न करने के लिए ज़्यादा बता रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा के रखना है। कोस के लिए जो पहली टर्म होगी वो 1 होगी, बाकी सारी टर्म्स जो है वो इवन डिग्री के लिए आएगी और अल्टरनेटिव साइन के साथ आएंगी। और इनके साथ नीचे जो है वो फैक्टोरियल होगा, और किनका फैक्टोरियल होगा, जितनी पावर ऊपर होगी उतना ही फैक्टोरियल नीचे आएगा। जैसे हमने ई की एक्स में किया था, जितनी पावर ऊपर है उतना ही फैक्टोरियल नीचे आ रहा है, सेम इसमें भी जितनी पावर ऊपर आ रही है एक्स की उतना ही नीचे फैक्टोरियल आएगा आपके पास, और अल्टरनेटिव साइंस के अंदर आएगा। और साइन एक्स जो है वो एक्स से ही स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। तो इस साइन में जो है वो सारी की सारी ओड डिग्रीज आती हैं, और जितनी डिग्री ऊपर होगी उतना ही फैक्टोरियल नीचे होगा, उसके भी साइन जो है वो अल्टरनेटिव होती हैं। और 10 का एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो है वो इतना पूछा नहीं जाता, मैंने फिर भी लिख दिया है, तो अगर लर्न करना हो सके तो कर सक लेना। दैट इज़ 10x होती है हमारे पास x+1, दैट इज़ जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं फिर उसके बाद ये टर्म बचती है, साइन और कोस को डिवाइड करने के बाद बचता है ये टर्म। दैट इज़ x+1/3 x³ +2/15 x⁵ अप टू सो ऑन, ये चलता रहता है, अप टू इन्फिनिटी तक टर्म्स होती हैं। ये कुछ सिंगल वेरिएबल के जो एक्सपेंशन थे वो लर्न कर लेना। तो यहाँ पर मैक्लूरियन थ्योरम का भी मैंने सिंगल वेरिएबल्स के अंदर रिजल्ट डाला है, दैट इज़ f(x). मैक्लूरियन थ्योरम में जो पॉइंट होता है वो हमारे पास x = 0 होता है, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल्स में है तो y भी 0 होगा, x भी 0 होगा। अगर सिंगल वेरिएबल में आ रहा है तो दैट इज़ एक ही जो वेरिएबल्स गिवन दे रखा है जहाँ x वो 0 होगा, बाकी दैट इज़ जो हमने उसके टेलर का एक्सपेंशन किया था वही रिजल्ट होता है। तो टेलर में हम यहाँ पर ए लिखते हैं पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पर 0 0 लिखा है, यहाँ पर ए पॉइंट की जस्ट क्या करनी है, वैल्यू फिल करनी है। मैक्लूरियन में यही रिजल्ट होता है। तो 2 वेरिएबल्स में मैक्लूरियन का जो टेलर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है वही रिजल्ट लगाना है। वहाँ पर जस्ट जहाँ पर ए बी लिखा था वहाँ पर हमने 0 0 डाला होता है। मैक्लूरियन में और कुछ नहीं होता, सारा रिजल्ट वही आ जाता आपके पास। तो यहाँ पर जो एक्चुअली होता था x - a होता था टेलर के अंदर, ठीक है, और इधर y - क्या होता था, b होता था, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 0, इसलिए यहाँ पर अकेला x आ रहा है, अकेला y आ रहा है। इधर भी x - a का क्या होता था, होल स्क्वायर होता था, और a की वैल्यू मैक्लूरियन में क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए सिंगल एक्स स्क्वायर आ गया, सेम एज इट यहाँ पर भी x - a × y - b होता था, y - b का होल स्क्वायर होता था। तो ये टेलर के अंदर, और यहाँ पर मैक्लूरियन में उसका जस्ट क्या कर दिए, वैल्यू फिल कर दिए, दैट इज़ 0 0 फिल कर दिया, दैट इज़ ए और बी की वैल्यू फिल कर दिए। तो उसके बाद फिल करने के बाद जो मैक्लूरियन का रिजल्ट बनता है ये आता हमारे पास टेलर में से ही रिजल्ट है। तो टेलर का रिजल्ट लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैक्लूरियन का रिजल्ट आ रहा है और टेलर का जो रिजल्ट है उसके अंदर ए और बी की वैल्यू 0 0 पुट कर दो।
और कुछ भी नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन दे रखा है कि let a naught plus b naught into x minus 1 b1 into y minus 2 is a Taylor expansion दे रखा है इन द टू वेरिएबल्स। देखो x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, दैट इज टू वेरिएबल का एक्सपेंशन का फॉर्मूला लग रहा है। और f ऑफ एक्स वाई उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। और पॉइंट दे रखा है उन्होंने ए और बी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2। हमें फाइंड आउट करना है जो एक्सपेंशन लगाने के बाद जो यहाँ पर कोफिशिएंट आएंगे ना, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो एक्सपेंशन करने के बाद आएंगे। तो सबसे पहले तो हमने टेलर थ्योरम का रिजल्ट लगाना है, एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद देखेंगे कोफिशिएंट कौन से आ रही है, उनके साथ कंपेयर करके हम ए नोट बी नोट और बी वन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेलर का रिजल्ट लिखेंगे। ये टेलर थ्योरम का रिजल्ट लिखा सारा। टेलर थ्योरम का रिजल्ट लगाने के बाद देखो ए नोट है क्या हमारे पास एक्चुअली एफ ऑफ ए बी। बी नोट क्या आ रहा है हमारे पास कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स एट पॉइंट ए और बी। बी वन क्या आ रहा है, दैट इज पहली जो दो टर्म्स है वही सब्स्टिट्यूट होनी है, तीसरी वाली पहली तीन टर्म सब्स्टिट्यूट होनी है, अगली वाली जो टू फैक्टोरियल वाली टर्म है वो ले लेनी है। तो जो बी वन है वो हमारे पास क्या आ रहा है कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई एट पॉइंट ए और बी। तो यही वैल्यू क्या करनी है हमने सब निकालनी है। तो पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसके बाद एफ पहले सबसे पहले एफ ऑफ ए बी फिल किया, दैट इज़ जो ए नोट था, ए नोट की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 7। ठीक है, तो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2x आ जाएगा, एक्स वाई का हमारे पास वाई ही बचेगा क्योंकि एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे 1 आएगा, वाई एज कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो एज इट रहेगा। तो वाई स्क्वायर जो है अकेला कॉन्स्टेंट आ रहा है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी फिल कर दी, पॉइंट वैल्यू फिल कर दी, पॉइंट थे हमारे पास 1 और 2, दैट इज एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, वाई की वैल्यू 2 पुट कर दी। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का भी हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास बी नोट था। और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई का एक्स जो है कांस्टेंट आ जाएगा वाई के लिए, तो वो मल्टीप्लाई में आ रहा है तो एक्स एज इट रहेगा, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आ गया, और वाई स्क्वायर का हमारे पास 2y आ गया, और एक्स स्क्वायर का 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी पॉइंट फिल कर दिया, उसके बाद पॉइंट फिल करने के बाद ये हमारे पास बी वन की वैल्यू आ गई। तो तीनों जो पूछे गए थे टेलर सीरम की पहली तीन टर्म्स के कोफिशिएंट पूछे गए थे, तो जस्ट उनकी एक्सपेंशन के अंदर हमने चेक कर लेना है कि किसकी किसकी वैल्यू पूछी है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने एफ का क्या कर दिया डेरिवेटिव करने के बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। टेलर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है ई की पावर एक्स वाई, और हमें पॉइंट दे रखा है 1 1, दैट इज़ ए और बी की वैल्यू जो है वो 1 और 1 दे रखी है, और हमें कहाँ तक सोल्व करना है अप टू सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव तक हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, और मिक्स डेरिवेटिव निकाला, दैट इज एक बार एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई किया। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे ई की एक्स का ई की एक्स ही आ जाएगा, फर्दर उसके एंगल का करोगे तो एंगल में विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एक्स का 1 आ जाएगा, वाई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट रहेगा आपके पास। फिर इसी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि दो बार y आ रहा है, एक इस तरफ भी आ रहा है एक इस तरफ भी आ रहा है, तो e की एक्स वाई का e की एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो x कांस्टेंट आ जाएगा, x एज इट, y का 1 आ गया, ये वाला y जो है वो एज इट रहेगा हमारे पास। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर y आएगा साथ में, ठीक है, ये वाला y एज इट। फर्दर ई की एक्स वाई का ई की एक्स वाई और y का कितना आ गया हमारे पास 1, और इधर हमारे पास y इंटू अंदर x आएगा। तो जब इसकी वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो y भी 1 है x भी 1 है, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 2e। एफ ऑफ एक्स के अंदर भी पॉइंट फिल कर दिया, उसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, एफ ऑफ ए बी निकाला उसकी वैल्यू भी ई आ रही है। तो ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू ई की एक्स का ई की एक्स वाई आ गया, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स कांस्टेंट वाई का 1 आ जाएगा।
फर्दर सेकंड ऑर्डर तक करने थे, इसलिए सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव भी निकालने पड़ेंगे। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से डबल डेरिवेटिव करना है, तो एक्स का हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये टर्म आई थी, इसी का फिर से डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई कांस्टेंट एज इट मल्टीप्लाई में एज इट रहेगा हमारे पास। ई की एक्स वाई का ई की एक्स वाई, एक वाई फिर से बचना था यहाँ से जब ऊपर वाले एंगल का डेरिवेटिव करना है, और वाई इंटू वाई की तरह बन जाना था हमारे पास वाई स्क्वायर। फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर, वाई दो बार डेरिवेटिव करना है, वाई का ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक बार फिर से जब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स कांस्टेंट एज इट रहेगा, ई की एक्स वाई का ई की एक्स वाई आ गया, और फर्दर एक्स वाई का जब आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो एक्स कांस्टेंट एज इट रहेगा, वाई का वन आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स की तरह बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। उन सभी की वैल्यू जो है, जो पॉइंट गिवन दे रखा है 1 1, उसकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बन रही है इनकी ई बन रही है। तो टेलर एक्सपेंशन के अंदर इनकी सभी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो यहाँ से ई कॉमन निकल जाएगा, और ये जो टर्म्स जो है वो हमारे पास बच जाएंगी इन द एक्सपेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन के रिगार्डिंग हमने चेक कर लेंगे हमारे पास आंसर कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट जो है मैक्लूरिन का, मैंने आगे भी रिजल्ट बताया था आपको कि एक वेरिएबल के अंदर एक पॉइंट फिल करके हमारे पास मैक्लूरिन का क्या रिजल्ट होता है। तो जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो दे रखा है ना, तो उसके अंदर एक्चुअली क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है कोस एक्स, सिंगल दे रखी है वेरिएबल, इसलिए यहाँ पर सिंगल मैक्लूरिन थ्योरम का रिजल्ट लगेगा। तो एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड किया, फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, और उनके अंदर सभी के अंदर पॉइंट फिल किया दिया 0 0। तो 0 0 फिल करने के बाद ये टर्म हमारे पास बन रही है, तो सीधा ही मैक्लूरिन थ्योरम का रिजल्ट लगाना है सिंगल वेरिएबल का, उसके अंदर वैल्यू फिल करनी है। अब देखो ये एक्चुअली है क्या था, कोस एक्स की जो सीरीज़ का एक्सपेंशन ही पूछा हुआ था, तो या तो इसके रिगार्डिंग बड़ा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो और कोस एक्स की सीरीज का फॉर्मूला बनाओ, या फिर मैंने आपको सिंगल एक्सपेंशन के फॉर्मूले कुछ बताए थे जिसको आप याद कर सकते हो। देखो यही यहाँ पर प्रूव किया था, कोस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर यही सॉल्व कर रखा है, तो आप सीधा भी डायरेक्ट इसका जो है रिजल्ट जो है वो याद रख सकते हो। देखो सेम वही पूछा गया था आपके पास, ठीक है। तो मैक्लूरिन मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा साइन एक्स के लिए भी सोल्व करके दिया है, जो मैंने आपको साइन एक्स का फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ पर प्रूफ करके दी है सिंगल वेरिएबल्स के लिए। तो पेपर में सिंगल वेरिएबल साइन एक्स का भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए सीधा ही रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल वेरिएबल्स के जो कुछ एक्सपेंशन के रिजल्ट याद रखने का फ़ायदा क्या है। अब फ़ायदा क्या है, जब आपके पास दो वेरिएबल्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है और दो एक्सपेंशन दे रखे हैं सिंगल सिंगल वेरिएबल्स के, और दोनों को क्या करवाया हुआ है मल्टीप्लाई। देखो log 1 प्लस वाई का एक्सपेंशन और ई की एक्स का एक्सपेंशन सिंगल सिंगल वेरिएबल्स में हैं, और दोनों को क्या करवाया हुआ मल्टीप्लाई, और टू वेरिएबल्स में बना दिए। जब तो टू वेरिएबल में पूरा क्वेश्चन सोल्व करो, दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी विद रिस्पेक्ट टू वाई भी, फिर मिक्स वेरिएबल का फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, या फिर दोनों का इजी मेथड क्या है कि जो दोनों का सिंगल वेरिएबल्स का एक्सपेंशन का फॉर्मूला है वो दोनों को जस्ट क्या करवा दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके वहाँ से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने तो छोटे मेथड से ही किया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो ई की पावर एक्स के एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता था, वो अप्लाई कर दिया। और टेलर थ्योरम का सॉरी यहाँ पर log 1 प्लस एक्स का जो हमारे पास रिजल्ट था, ठीक है, log 1 प्लस एक्स का जो रिजल्ट था वो हमारे पास क्या था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3। तो यहाँ पर एक्स की जगह वाई आ रहा है, तो वहाँ पर वाई वाई एक्स की जगह क्या लिखना है वाई। अब क्वेश्चन के अंदर दोनों एक्सपेंशन को क्या किया हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो जस्ट यहाँ पर क्या करवाना है मल्टीप्लाई ही करवाना है। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है आप लोगों को, जब भी ऐसे वाला क्वेश्चन आए दो एक्सपेंशन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं टेलर के थ्योरम में या मैक्लूरिन थ्योरम के अंदर आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है जस्ट सारी टर्म्स नहीं लेनी, जस्ट पहली दो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देना है आपने जस्ट, तो वहीं से पता चल जाएगा आपको एक्सपेंशन। तो मैंने फिलहाल तो यहाँ पर तीन तीन टर्म्स ली हैं, तीन तीन टर्म्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ दो दो ही पहली दो दो टर्म्स ही लेना
ठीक है, 1+x ले लो इधर से और दूसरी टर्म में से y माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 ले लो। तो जस्ट उनको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, और टर्म्स क्या करनी है, इकट्ठी करनी है। तो यहाँ से वे आपको कोफिशिएंट्स जो है ऑप्शन जो है वो सीधी के अंदर मिल जाएगी आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा ही है। ठीक है, अब फिर से इन्होंने क्या कर दिया कि दो सिंगल जो सीरीज़ है उनको मल्टीप्लाई करवा दिया और डबल वेरिएबल का क्वेश्चन कर दिया टेलर के अंदर। अगर इसी क्वेश्चन को फिर से छोटे मेथड से करना है तो दोनों के एक्सपेंशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। पेपर में अब इस दोनों कोस एक्स आए हैं, कोस एक्स कोस वाई आए हैं। पेपर में आपको दोनों साइन के भी हो सकते हैं, साइन एक्स साइन वाई भी हो सकते हैं, या फिर एक कोस का भी हो सकता है, एक साइन का भी हो सकता है। तो अगर एक्सपेंशन ज़्यादा है, पहली पहली दो दो टर्म्स उठाओ और दोनों को क्या करो, जस्ट क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। वो मल्टीप्लाई करके दो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो पेपर में उससे रिगार्डिंग जो है वो आप आंसर चेक कर सकते हो। या तो पूरी सीरीज़ पूछी होगी यहाँ पर तो सीरीज़ चेक कर लो कौन सी बन रही है, या फिर उन्होंने कोफिशिएंट्स पूछे होंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने फर्स्ट टर्म पूछी थी, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी बन रही है, 1 बन रही है। तो जस्ट वही बताना था यहाँ पर। तो ये मेथड थोड़ा सा ईजी हो जाता है, इतना लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय दोनों सीरीज़ के फॉर्मूलेज जो है वो अप्लाई करो और दोनों को पहली दो दो टर्म्स लेके उनको मल्टीप्लाई करवा दो। नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्शल के अंदर वो हमारे पास है जकोबियन का। तो जकोबियन के अंदर टू वेरिएबल्स में जकोबियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर ये दो फंक्शन आ रहे हैं एफ और जी, उसका जकोबियन निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई है। तो एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई, नीचे जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जी का ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर तीन वेरिएबल्स के अंदर आ रहे हैं तो तीन वेरिएबल्स में भी आपके पास जो है एफ का पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, सेम जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी का विद रिस्पेक्ट टू वाई, जी का विद रिस्पेक्ट टू जेड, और एच का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एच का विद रिस्पेक्ट टू वाई और एच का ही विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये याद रखना है, जकोबियन जब भी हम निकालते हैं तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से होती है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जा सकता है। तो जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव निकलेंगे उनका स्क्वायर मैट्रिक्स का उनका क्या निकाला हमने, डिटर्मिनेंट। तो ये टू वेरिएबल्स का रिजल्ट है और हमारे पास ये थ्री वेरिएबल्स का रिजल्ट है। जकोबियन के कुछ और रिजल्ट जो है रिजल्ट है वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं ताकि क्वेश्चन करने इजी हो जाए। तो हमारे पास एक चेन रूल जो हमने +2 के अंदर भी पढ़ा था फुली डेरिवेटिव के अंदर, अगर एफ फंक्शन दे रखा है हमारे पास एक्स और वाई का, एफ फंक्शन दे रखा है मेरे पास वाई का और वाई फर्दर फंक्शन दे रखा है मेरे पास एक्स का, मेरे को जो डेरिवेटिव फाइंड करनी है एफ की विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है। तो बीच में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो पहले क्या करना है, एफ का वाई के साथ भी निकालना है और वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चेन में क्या होता है कि एफ फंक्शन वाई का आ रहा है और वाई फंक्शन जो है एक्स का आ रहा है। तो निकालना क्या हमने, जो फाइंड आउट हमने करना है वो हमने एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे और वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और दोनों को क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। और इम्प्लिक्ट फंक्शन में क्या होता है, सारे फंक्शन जो है वो एक ही पोलिनोमियल के अंदर होते हैं, दैट इज जितने भी वेरिएबल्स है वो एक ही पोलिनोमियल के अंदर होंगे। दैट इज एफ फंक्शन यू और एक्स वाई का दे रखा है, F2 भी यू और एक्स समथिंग टर्म्स दे रखी है आपके पास। तो हमें u का डेरिवेटिव, u के जितने भी है उनका विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइन एक्स के डेरिवेटिव करना है। तो -1 की पावर क्या आएगी n, f का एक बार डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो नीचे टर्म आ रही है उसका पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर आएगा इम्प्लिक्ट फंक्शन के अंदर, और जो टर्म ऊपर आ रही है उसका पार्शियल डेरिवेटिव नीचे आएगा इम्प्लिक्ट फंक्शन के अंदर। तो चेन रूल और इसके अंदर यही डिफरेंस है, उसमें चेन रूल में मल्टीप्लिकेशन होती है, इनके अंदर जो है डिवीजन होती है, और बाहर इसके अंदर -1 की पावर जो है वो n आती है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसी के रिगार्डिंग जो है हमारे पास क्वेश्चन था जो गिवन है, u की वैल्यू दे रखी है 2axy और v की वैल्यू दे रखी है ax² माइनस y²। दैट इज जो u फंक्शन u और v फंक्शन आ रहा है वो किसका आ रहा है, x और y का, और फर्दर x किसका फंक्शन आ रहा है, r और थीटे का। ठीक है, x फंक्शन आ रहा है r और थीटे का, और u v फंक्शन किसका आ रहा है, एक्स वाई का, u एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है और एक्स वाई r थीटे का फंक्शन आ रहा है। दैट इज चेन रूल अप्लाई हो रहा है।
चेन रूल अप्लाई हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है चेन रूल में हम क्या करेंगे, दैट इज़ यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालेंगे, और फर्दर एक्स और वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर और थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पर यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है यू का डेरिवेटिव 2axy का क्या बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो y एज ए कांस्टेंट होगा, 2ay कांस्टेंट है एज इट रहेगा, x का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम एज यू का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो x 2ax कांस्टेंट, y का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1 आ जाएगा। सेम v का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार विद रिस्पेक्ट टू x करना है, वो और विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा आपके पास, y स्क्वायर सॉरी a कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, और y स्क्वायर यहाँ पर प्लस माइनस में आ रहा है, अकेला कांस्टेंट आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 0 जाएगी। फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो a कांस्टेंट एज इट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, जब आप ब्रैकेट खोलोगे है तो मल्टीप्लाई में, तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पर टर्म बनेगी ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई स्क्वायर। तो ऐसे आप डिफरेंशियल कर सकते हो इसका। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू जब आप वाई करोगे, ए एक्स स्क्वायर कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, इसके साथ वाई नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव है माइनस ए वाई स्क्वायर का, तो माइनस ए कांस्टेंट आ रहा है, वाई स्क्वायर का 2y बन जाएगा। तो ये कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वाई के साथ वो एज इट रहेगा आपके पास, और वाई स्क्वायर का 2y आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट सोल्व कर देना है वैल्यू फिल करने के बाद, और एक बार x और y का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और उनका भी डेरिवेटिव निकालने के बाद जो है वो वैल्यू फिल आएगी हमारे पास r। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, तो यहाँ पर जो x और y को पुट किया है वो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर फिल किया है, और ये क्वेश्चन बार बार आपको इंटीग्रेशन के अंदर भी बताया था। तो कि इंटीग्रेशन के अंदर जब पोलर कोऑर्डिनेट का जैकोबियन निकालती है वो हमेशा हमारी वैल्यू जो है वो आर आती है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर जब आप चेन रूल अप्लाई करोगे, चेन रूल में मैंने क्या बताया था, दोनों के पार्शियल जो जैकोबियन निकालने हैं, दोनों को जस्ट क्या करवाना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो यहाँ पर बच क्या रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो हमारे पास गिवन कंडीशन दे रखी है एक्स और वाई, तो यहाँ पर उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब स्क्वेयरिंग और एडिंग करोगे तो वहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर निकलेगी, उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन को चेन रूल से नहीं करना आपने तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा कभी कभार लेंथी भी पड़ जाता है। अब डायरेक्ट मेथड क्या है कि u फंक्शन आ रहा है, किसका u और v फंक्शन आ रहा है हमारे पास x और y का, ठीक है, और x और y फंक्शन दे रखा है पोलर कोऑर्डिनेट का। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है वो हमने फिल कर देनी है u और v के अंदर। सारा क्वेश्चन u और v को चेंज कर देना है r और थीटे की फॉर्म में ले आना है, और उसी का पार्शियल डेरिवेटिव, उसी का जैकोबियन हमने क्या कर देना है फाइंड आउट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो उसी के रिगार्डिंग जो है जैकोबियन सॉल्व करके जब हम सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास जो आंसर वो सेम आएगा। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, तो चेन रूल से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है, इससे कैलकुलेशन जो है डायरेक्ट मेथड से वो बड़ी पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास u और v फंक्शन दे रखे हैं हमारे पास एक्स वाई का, सिंपली जैकोबियन पूछे है, u का v का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू हमने x और y निकालना है, दैट इज u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, उसके रिगार्डिंग आंसर जो है वो हमें टेक आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास, देखो जैकोबियन फाइंड आउट करना है हमने किसका, एक्स वाई जेड का, और एक्स फंक्शन दे रखा है, यह हमारे पास जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमने ये ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर टॉपिक किया था, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर भी हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का जैकोबियन निकाला था,
ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये मैं टर्म बार बार बोल रही हूँ कि पोलर जो है, बता रही हूँ आप लोगों को कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो एक्स की वैल्यू होती है वो आर कोस थीटा होती है। ठीक है, आर कोस थीटा। और वाई की जो वैल्यू होती थी पोलर के अंदर वो हमारे पास आर साइन थीटा होती है। पोलर का जो जोकोबियन होता है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आर ही आती है। अब सफेरिकल के कोऑर्डिनेट्स पेपर में दो तरह से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सफेरिकल में क्या दिमाग में रखना है कि अगर तो पहली वैल्यू जब सफेरिकल में होती है हमेशा एक्स में क्या आता है, कोज ही आता है, ये याद रखना पीछे। अब कोस के साथ थीटा भी हो सकता है, कोस के साथ फाई भी हो सकता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की एक बात करें तो यहाँ पर कोस ही आ रहा है, एक्स में कोस फाई आ रहा है, वाई में साइन फाई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स में उन्होंने क्या लगा दिया, साइन थीटा लगा दिए, और इधर भी क्या लगा दिया, साइन थीटा। जहाँ पर थीटा आना चाहिए था वहाँ पर उन्होंने फाई लगा दिए। अब z क्या है, z को कैसे करना है, z यहाँ पर साइन साइन थीटा आ रहा था, जो इधर टर्म दोनों की रिपीट हो रही है वो z में कोस बन जाएगी। इसमें थीटा थीटा साइन थीटा रिपीट हो रहा है, इसमें भी साइन थीटा आ रहा है, तो z में क्या आएगा, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अगर इसके रिगार्डिंग ये सिलेंड्रिकल वैल्यूज दे रखी हैं तो उसके रिगार्डिंग जो जैकोबियन होगा वो हमारे पास आर स्क्वायर, जो यहाँ पर x और y के अंदर रिपीट हो रही है टर्म, वही आएगी। यहाँ पर क्या आ रही है, साइन थीटा। अगर सिलेंड्रिकल में पेपर में बाय चांस थीटे की जगह फाई हो, यहाँ पर फाई की जगह थीटा हो रहा है, इधर फाई आ रहा है और इस तरफ थीटा आ रहा है, इस तरफ फाई आ रहा है और इस तरफ थीटा आ रहा है आपके पास। ठीक है, और इधर भी क्या बनेगा, फाई बनेगा। तो देखना है कि एक्स और वाई में रिपीट क्या हो रहा है। अगर साइन फाई रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर आर स्क्वायर साइन फाई उसका जोकोबियन होगा, ना कि आर स्क्वायर साइन थीटा। ये दिमाग में रखना है। जो एक्स वाई के अंदर साइन की टर्म रिपीट हो रही होगी सिलेंड्रिकल के अंदर, जो वो थीटा की रिपीट हो रही है या फाई की रिपीट हो रही है, साइन थीटा रिपीट हो रहा है या साइन फाई रिपीट हो रहा है। अगर साइन थीटा रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर साइन थीटा आएगा आर स्क्वायर के साथ, अगर साइन फाई रिपीट हो रहा है तो साइन फाई आएगा। ये पेपर में ज़रा ध्यान में रखना है। और जोकोबियन आपने सिलेंड्रिकल का भी दिमाग में रखना है कि सिलेंड्रिकल का हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा आता है। जब साइन थीटा रिपीट हो रहा है एक्स वाई के अंदर, अगर साइन फाई रिपीट हो रहा है तो आर स्क्वायर साइन फाई आएगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स का जोकोबियन जो होता था वो हमारे पास आर आया था। ठीक है, पोलर का हमने ऊपर अभी किया था, वो हमारे पास कितना आया था, आर आया था। और जो है हमारे पास सिलेंड्रिकल में भी हमारे पास जो जोकोबियन होता है वो आर ही होता है। ये दिमाग में रखना है आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैसे बता ही दिया है कि एक्स जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जोकोबियन उसका आर आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, जो गिवन क्वेश्चन था यहाँ पर, उसमें साइन थीटा और कोस फाई था। इसमें रिपीट साइन थीटा हो रहा था, इसलिए जो इसका जोकोबियन आर स्क्वायर साइन थीटा लिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने साइन फाई रिपीट हो रहा है यहाँ पर एक्स और वाई के अंदर, तो यहाँ पर इसका जोकोबियन जो है सफेरिकल के अंदर आर स्क्वायर साइन फाई आएगा। और जोकोबियन का जो डायरेक्ट रिजल्ट का एक और क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, दैट इज यू का जोकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू वाई। जब आप निकालोगे दैट इज रेसिप्रोकल करोगे तो ये दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 1 आता है। दैट इज ए का जोकोबियन जो है वो दूसरे के इनवर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम वो है पार्शियल का रिलेटेड जो है मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट। अब मैक्सिमम मिनिमम में हमारे पास जो है वो फाइंड आउट कैसे करना है आपने, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट, जब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है एफ का, और एफ का ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
वाई निकालना है। स्टेप सेकंड क्या है कि दोनों को जीरो के इक्वल जो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर के निकालने विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसको क्या कर देना है आपने, जीरो के इक्वल क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो जीरो के इक्वल पुट करने के बाद यहाँ से क्या निकालने हैं आपने, पॉइंट्स निकालने हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है और उसी के रिगार्डिंग हमने क्या करने हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बना देने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स बनाने के बाद जो है हमारे पास तीसरा स्टेप क्या आएगा, हमारे पास सेकंड ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो हमने क्या करने हैं, सोल्व आउट करने हैं। दैट इज ए जो निकालना है वो एफ का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। बी क्या होता है कि एफ का डबल डेरिवेटिव एक बार एक्स के साथ एक बार वाई के साथ, और सी जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई का निकालना है डबल डेरिवेटिव। अब अगला स्टेप क्या है कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमने क्या चेक करना है कि ए सी माइनस बी स्क्र अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है और ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो लेस देन ज़ीरो आ रही है पॉइंट फिल करने के बाद, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम होगा। और जो पॉइंट हमने फिल किया है, अगर जिस पॉइंट के ऊपर ए सी माइनस बी स्क्र ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है और ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, तो फंक्शन हमारे पास मिनिमम होगा। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन के अंदर, वही वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू क्या कर देनी है, फिल कर देनी है। थर्ड्स क्या होता है हमारे पास, अगर ए सी माइनस बी स्क्र इज लेस देन ज़ीरो आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर, तो ना तो वो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, और इस पॉइंट को हम सैडल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, चौथा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, अगर ए सी माइनस बी स्क्र जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है एट पॉइंट ए और बी के ऊपर, तो ये केस थोड़ा सा डाउटफुल होता है। डाउटफुल में क्या आते हैं, या तो मिनिमम भी हो सकता है यहाँ तो मैक्सिमम हो सकता है। तो फर्दर इसको चेक करने के लिए कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम आ रहा है, तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स वाई में से एफ ऑफ ए बी अगर माइनस करके ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तो मिनिमम होगा, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तो मिनिमम। ठीक है, और अगर आपके पास जो है लेस देन ज़ीरो जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर लेस देन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो में चला जाएगा तो वो मैक्सिमम का केस होगा आपके पास। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड जो अभी पढ़े हैं रिजल्ट हमने। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई दे रखे है और ट्राइंगुलर प्लेयर दे रखी है, साथ में एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो और वाई इक्वल टू 9 माइनस का एक्स। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि वो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। तो कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना इतना ही पेपर में आता है, तो उसके रिगार्डिंग ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा दे रखा है कि ये तीन लाइंस जो है वो एक्स्ट्रा दे रखी हैं। फंक्शन तो एक दे रखा ही है, साथ में तीन लाइंस भी दे रखी है, दैट इज एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो और वाई इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो क्या करना है कि आपने जो गिवन फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव निकालना है, वहाँ से भी पॉइंट्स निकालोगे, जो यहाँ से पॉइंट्स बन रही है उनको भी निकालोगे और उनके बाद उसको चेक करोगे। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे। मेथड वही रहेगा, एक्स एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, दोनों को जीरो के इक्वल करना है, वहाँ से पॉइंट निकालना है। फिलहाल तो यहाँ पर एक ही पॉइंट बन रहा है, एक्स की वैल्यू भी एक ही आ रही है, वाई की वैल्यू भी एक ही आ रही है, तो एक ही पॉइंट बनेगा 1 और 1। ठीक है, और पॉइंट बाकी पॉइंट कहाँ से आएंगे, जो इन्होंने हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेट दे रखी है, दैट इज एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो और वाई इक्वल टू 9 माइनस एक्स। बाकी पॉइंट्स यहाँ से निकाल लेंगे। एक बार एक्स को ज़ीरो यहाँ पर मैंने क्या किया है, नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारे पास, जो क्रिटिकल पॉइंट, जितने भी एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकलते हैं एक्स और वाई के, जो हम मिक्स करके कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं उनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये बताने का मेरे को दिमाग में नहीं रहा, तो अभी बता रही हूँ कि जितने भी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने के बाद कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इकट्ठा एक ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे हम उनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो फर्दर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना होता है कि वो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमने पहला एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, वो है हमारे पास 1 और 1। तो 1 और 1 हमने एफ ऑफ एक्स वाई के अंदर जो है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसके अंदर एक्स को भी 1 पुट कर दिया, वाई को भी क्या कर दिया 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। अब बाकी पॉइंट्स भी चेक करने थे, बाकी पॉइंट्स मैंने बताए थे, जो उन्होंने ट्रायंगुलर प्लॉट दे रखा है उसके अंदर वैल्यूज
फिल करके वहाँ से पॉइंट्स निकालेंगे। तो जब y को 0 पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 9, दैट इज़ x की जो वैल्यू है, एक x की वैल्यू उन्होंने खुद ही 0 दे रखा था, तो इसका मीनिंग जो x की वैल्यू जो वेरी कर रही है वो 0 से लेके 9 तक कर रही है। ठीक है, तो ट्रायंगल प्लॉट का थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हमने GX ट्रायंगल, जब भी ट्रायंगल प्लॉट का क्वेश्चन आए तो तब हमने जो है वो GX निकालना है कि वो f ऑफ x कोमा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है 2 + 2x - x²। ठीक है, तो G' x निकालना है यहाँ पर, दैट इज़ यहाँ पर क्या करना है, y को क्या पुट कर देना, पहले एक बार x, 0 निकालना है। ठीक है, तो y को क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है, तो उसको लेट कर लिया हमने GX, तो GX का डेरिवेटिव निकाला, GX को 0 पुट किया, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकली है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट बना है x = 1 आ रहा है, तो GX के अंदर हमने क्या कर देना है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद GX की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास 3 आ रही है। एक पॉइंट हमारे पास जो था ओरिजिन दिया था, दैट इज़ x भी 0 दिया था, y भी 0 दिया था, वो f ऑफ x के अंदर वैल्यू फिल की, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉइंट दे रखा था वो पॉइंट आया था x = कितना आया था, 9। अब 9 आया है तो y को क्या पुट कर देना है, अब ये ना पॉइंट कहाँ से आया था, जब y को हमने क्या पुट किया था, 0, तो y को 0 पुट कर दिया, 9 कोमा कितना आ रहा था, 0, तो उस जो फंक्शन जो होगा वो हमने क्या ले लिया, g ऑफ x, और g ऑफ x के अंदर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 9, तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास वैल्यू माइनस का 61 बन रहा है। अब अगली टर्म जो है वो x को 0 लेना है, सेकंड लाइन कौन सी थी हमारे पास, x = 0। अब x को 0 लेके चलना है, y के पॉइंट्स फिल करने हैं हमने, तो यहाँ पर जब आपने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9, पहला पॉइंट जो है h ऑफ y ले लिया, x को अब पुट कर दिए 0, y को एज इट रहने दिया, जो f ऑफ x y के अंदर था, जहाँ जहाँ पर भी x आ रहा था उसको 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने के बाद सारा फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, y के अंदर। फिर से इस h फंक्शन का डेरिवेटिव किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और y की यहाँ से क्या निकाली है, वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, वो क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, 1। फिर h के अंदर वैल्यू फिल करनी है, h क्या था हमारे पास, f ऑफ 0 y, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, 1 पुट करने के बाद 3 आ गया। फिर f ऑफ a b, दैट इज़ y को 0 पुट किया, और लास्ट में h y की जो वैल्यू निकली थी वो हमारे पास कितनी निकली थी, 9, तो 0 9 पुट किया, और उसके बाद भी निकाला। तीसरी लाइन उन्होंने दे रखी थी y = 9 - x, तो यहाँ पर जो फंक्शन हमने लेट किया कि x = f ऑफ x, 9 - x, तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास जो टर्म बचेगी, y की जगह जहाँ जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर हमने क्या करना है, फंक्शन के अंदर 9 - x पुट कर देना है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है, वहाँ से पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 9/2 आ रही है, और वहाँ पर k के अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू हमारे पास -20.5 आ रही है। अब सारे पॉइंट्स जो है उन सब की वैल्यूज़ लिखी, और उनमें से सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने उठानी थी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास मिनिमम का होता तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो है वो -61 जा रही है 2 पॉइंट्स के ऊपर, दैट इज़ 90 और 09 के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है जब आपके पास फंक्शन के साथ ट्रायंगुलर प्लॉट ऑलरेडी गिवन दे रखा है तो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम के, वो सिंपल इसी से रिगार्डिंग होंगे। ठीक है, दैट इज़ एफ जो फंक्शन दे रखा है आपके पास, सिंगल फंक्शन दे रखा है, इसमें ट्रायंगल प्लॉट नहीं दे रखा, 3 लाइंस अलग से नहीं दे रखी, सिंपली वही स्टेप लगाने हैं कि एफ का एक बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है, वहाँ से पॉइंट निकालना है। अब उस पॉइंट के ऊपर ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, फिर कंडीशन चेक करनी है हमें कि ए सी माइनस बी के ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ए क्या आ रहा है, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 आ रहा था, ए अगर लेस देन 0 आ रहा था तो हमारे पास मैक्सिमम का केस था, अगर ग्रेटर देन 0 आता तो हमारे पास मिनिमम का केस आना था, वो केसेस चेक करने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा पड़ जाता है अगर ट्रायंगल प्लॉट हमारे पास फंक्शन के साथ नहीं दिया है, तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन जो है वो ईजी बन जाता है।
नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सैडल पॉइंट के बारे में पूछा। तो सैडल पॉइंट मैंने जब आपको बताया था, तो सैडल पॉइंट वो बताया था जहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन ना तो मैक्सिमम होता है और ना ही मिनिमम होता है। और ये सैडल पॉइंट कब होता है, जब आपके पास AC माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास लेस देन क्या चली जाए, ज़ीरो चली जाए। ठीक है, AC माइनस बी स्क्वायर लेस देन क्या चली जाए, ज़ीरो। उस केस के ऊपर फंक्शन ना तो मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है। तो इसके रिगार्डिंग ऑप्शन जो है C जो है वो करेक्ट आंसर आना था आपके पास। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है कि फंक्शन दे रखे हैं, उन्होंने पूछे है कि कौन सी ट्रू आ रही है, दैट इज़ वही पॉइंट पूछे हैं मैक्सिमम और मिनिमम का। फिर से वही f(x) निकाला, f(y) निकाला, दोनों को ज़ीरो को इक्वल पुट किया। तो यहाँ से इक्वल ज़ीरो के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास x कॉमन निकल गया यहाँ से। तो x को कॉमन निकालने के बाद x की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, y की वैल्यू आ रही है -2x। तो यहाँ पर x को एक बार ज़ीरो पुट किया तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, इसके अंदर x को ज़ीरो पुट करोगे तो y की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई। पहला क्रिटिकल पॉइंट 0 0 आ गया। दूसरा जब आपने 2/3 इसके अंदर पुट किया तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या बना, 2/3, और y की वैल्यू कितनी आई थी, -4/3। तो इस पॉइंट के ऊपर फिर से A और B C निकाला हमने, AC माइनस बी स्क्वायर निकाला, A को चेक किया, B को चेक किया। अब AC माइनस बी स्क्वायर लेस देन ज़ीरो आ रहा है तो आगे फर्दर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर ये लेस देन ज़ीरो आ रहा है तब हमारे पास पॉइंट क्या होता था, हमारे पास सैडल पॉइंट। और सैडल पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं, 0 0 के ऊपर। तो 0 0 हमारे पास सैडल पॉइंट होगा। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ में सोल्व कर दिए हैं। तो दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट आया था उसके लिए भी मैंने सोल्व कर दिया। तो दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट था आपके पास उसके ऊपर भी AC माइनस बी स्क्वायर निकाला, उसके ऊपर AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है और A भी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। जब A ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तब आपके पास मिनिमम का क्वेश्चन होता है। और मिनिमम वैल्यू अगर पूछी गई है तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो फंक्शन के अंदर हमने क्या कर देनी है, फिल कर देनी है। वही आपके पास जो है मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि लोकल मिनिमम कौन सी आ रही है। दोनों दो पॉइंट्स थे तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर चेक करना पड़ना था। एक पॉइंट सैडल पॉइंट का बना था, एक पॉइंट हमारे पास मिनिमम का बना था। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन के अंदर, जब ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे उसका जो आंसर बनेगा वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। और मैक्सिमम और मिनिमम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमारे पास और दे रखा है, दैट इज रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो ओपन है ऊपर की तरफ से। तो इसकी एग्जांपल हम कोई ऐसा बॉक्स ले लेते हैं जो हमारे पास कार्डबोर्ड के बॉक्स पड़े हैं लेकिन उसके ऊपर छत नहीं है। ठीक है, इसकी जस्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो आप, स्विमिंग पूल। दैट इज़ स्विमिंग पूल का आपके पास नीचे वाला हिस्सा होता है, दैट इज़ बेस होता है, उसकी 4 वॉल्स होती है, लेकिन जो ऊपर छत होती है उसकी दैट इज़ रूफ होती है वो नहीं आपके पास होगी। दैट इज़ रेक्टेंगुलर बॉक्स बेस ओपन जो होगा वो टॉप से वो ऐसा होगा आपके पास। अब इसका उन्होंने क्या दे रखा है, हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 32 क्यूबिक फीट। अब उन्होंने यहाँ पर पूछा क्या है कि एक्स वाई की कौन सी वैल्यूज़ हम लेंगे ताकि हमारे पास जो लीस्ट मटेरियल लगेगा कंस्ट्रक्शन के लिए, दैट इज़ रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के लिए हमें एक्स की कितनी डिमेंशन होनी चाहिए, वाई की डिमेंशन कितनी होनी चाहिए, जेड की डिमेंशन कितनी होनी चाहिए, ताकि हमें वॉल्यूम चाहिए कितना, 32 क्यूबिक फीट का। और जो है मटेरियल जो है वो कम से कम लगे। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम उन्होंने खुद दे रखा है। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 32। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू द हाइट। लेंथ एक्स दे रखी है, ब्रेथ वाई दे रखी है और हाइट जो है वो जेड दे रखी है। उसका फॉर्मूला अप्लाई किया। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो ओपन है टॉप से, तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला अप्लाई होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, जिसका बॉक्स ऊपर है ओपन है। देखो ये तो 4 वॉल्स आ गई, वॉल्स में हमेशा ही हाइट आती है। एक बार ब्रेथ के साथ हाइट आएगी, एक बार लेंथ के साथ। दो वॉल्स आमने सामने, दो वॉल्स आ गई ब्रेथ के साथ, दो वॉल्स आ गई लेंथ वाली साइड के साथ।
ये आ गया आपके पास नीचा फ्लोर का हिस्सा, और रूफ का हिस्सा है नहीं, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं लिखा है क्योंकि ओपन है। ठीक है, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना आपने, 9th क्लास का ही है। इसके अंदर वैल्यू फिल कर दी है। लेंथ की वैल्यू x है, ब्रेथ की वैल्यू y है, और हाइट की वैल्यू क्या आ रही है z। अब हमें एरिया क्या करना है, मिनिमाइज करना है, क्योंकि उन्होंने बोला था कम से कम मटेरियल जो है वो लगना चाहिए। तो एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज। ठीक है, तो एरिया को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले देखो, जो मिनिमाइज का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हमने 2 वेरिएबल्स के अंदर किया है, दैट इज एक्स के अंदर और वाई के अंदर किया है। तो यहाँ से जो गिवन कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, कांस्टेंट जो उन्होंने खुद गिवन दे रखी है, तो वहाँ से तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है आपने। ऐसे वाले क्वेश्चन हमने +2 में भी कर रखे हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कौन सी दी रखी थी, उन्होंने वॉल्यूम दे रखा था, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x इंटू वाई इंटू जेड, जहाँ से z की वैल्यू निकालोगे। तो जहाँ पर एरिया में जहाँ जहाँ पर z आ रहा है, वहाँ पर z की वैल्यू क्या कर देनी, सब्स्टिट्यूट कर देनी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद, कटिंग करने के बाद हमारे पास जो एरिया है वो इतना बच जाएगा। अब एरिया को मिनिमाइज करना है, तो एरिया का ही पार्शियल डेरिवेटिव एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे, वाई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में हो रहा है, आ रहा है, तो एज इट रहेगा, एक्स का 1 आ गया, तो इसका वाई ए जो कांस्टेंट है वो एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, तो इसका पूरे का पूरा 0 आ जाएगा। इधर 64 एज इट कांस्टेंट रहेगा, और 1/x का मैंने पहले भी फॉर्मूला पीछे लिखा था कि 1/x की पावर n की जो डिफरेंशियल होती है वो -1/x की पावर n+1 होती है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर -1/x² आ गया। सेम एज विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स कांस्टेंट आएगा, मल्टीप्लाई में एक्स एज इट रहेगा, वाई का 1 आ गया, तो 64 एज इट, वाई का 1/y का -1/y², और ये अकेला कांस्टेंट आ रहा है, मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, तो इसका डिफरेंशियल जो है वो 0 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर दोनों का क्या पुट कर देना आपने, 0 के इक्वल पुट कर देना है। 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमने यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी थी एक्स और वाई की, लेकिन यहाँ से किसी की वैल्यूज़ नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर देखो, हमने कंडीशन जो है कंपेयर कर देंगे, दोनों की राइट हैंड साइड सेम आ रही है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो यहाँ से कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि एक्स किसके इक्वल आ रहा है, वाई के। अब एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो हमारे पास जो किसी एक कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ताकि हम एक्स वाई के पॉइंट्स निकाल सकें। तो यहाँ पर x² y² की वैल्यू कितनी थी, 64, वाई किसके इक्वल आ रहा था, एक्स के, तो यहाँ से x³ की वैल्यू कितनी आ गई, 64, कंपेयर करके x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, एक्स वाई के इक्वल था, इसलिए y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 4। तो यहाँ पर पॉइंट कितना बन गया, 4। z की वैल्यू भी निकालनी थी, z की वैल्यू निकालने के लिए z हमारे पास है कितना था, 32/xy, उसके अंदर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और z की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये हमारे पास आंसर बन गया। नेक्स्ट जो है पार्शियल डेरिवेटिव के साथ जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड प्लेन एंड द नॉर्मल प्लेन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए क्या करना है आपने, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास टेंजेंट प्लेन का, f(x) पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्दर जिस पॉइंट के ऊपर पूछा उस पॉइंट को फिल करना है, एक्स इन -x1 प्लस आएगा पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई, जिस पॉइंट के ऊपर पूछा गया वो पॉइंट फिल करोगे, y-y1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू जेड, एट पॉइंट जो गिवन पॉइंट होगा वो z-z1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पॉइंट उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज़ 2 1 -3, दैट इज़ x1 है 2, y1 है आपके पास 1, और z1 है आपके पास 3 आ रहा है। तो एफ फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो इसका कितना बन गया हमारे पास 4x, वाई स्केयर अकेला कांस्टेंट आ रहा है 0 बन जाएगा, 2z भी अकेला कांस्टेंट आ रहा है 0, -3 का भी 0। ऐसे ही हम विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू z जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करना, हमने पॉइंट को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो 8, 2 और 2 बच रहे हैं। तो जो फॉर्मूले के अंदर जो है वो सभी की वैल्यू क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। बस ये दिमाग में रखना है, ये हमारे पास x1 आ रहा है, ये y1 आ रहा है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, z1 जो पॉइंट गिवन होगा। तो जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास टेंजेंट प्लेन की होगी।
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट है आता है पार्शियल डेरिवेटिव के साथ। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये वाला आएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। इसमें भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव एफ का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, और तीनों के अंदर भी पॉइंट्स को हमने फिल करना है। और इसका बस फॉर्मूले में चेंजेस आएगी। वो इसका टेंजेंट में क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते थे, बीच में प्लस प्लस का साइन आता था। यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन में चले जाएंगे, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन ओवर एफ ऑफ एक्स आएगा, वाई माइनस वाई वन ओवर एफ ऑफ वाई, जेड माइनस जेड वन ओवर एफ ऑफ जेड आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। फिर उसके बाद तीनों पॉइंट्स फिल करने हैं और इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल आएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है, नॉर्मल का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से सरफेस से हमारे पास गिवन दे रखा है, सारी इक्वेशन जो है वो एक तरफ कर लेनी है। पॉइंट हमारे पास गिवन दे रखा है, x1 की वैल्यू हमारे पास x1 आ रहा है हमारे पास 2, y1 आ रहे हैं 2, और z1 भी कितना आ रहा है हमारे पास 6। तो फिर से वही पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, पॉइंट्स फिल करने हैं और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पर इक्वालिटी का साइन आ रहा है तीनों इक्वेशंस के अंदर, तो जितना भी नीचे से मैं बोल रही हूँ, ऊपर से नहीं, नीचे से जितना भी कॉमन होगा वो निकाल के कैंसिलेशन करना है। अगर दो जगह साइन माइनस का आ रहे हैं तो माइनस भी कॉमन निकाल देना है। तो यहाँ पर 4 माइनस का 4 क्या निकालोगे कॉमन, तो यहाँ पर प्लस का 4 बन गया, यहाँ पर भी प्लस का 4 बन गया, और यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस आ जाएगी, और 3 रह गया आपके पास 4 कॉमन निकालने के बाद। बस अगर एक ही माइनस होती फिर माइनस कॉमन ही निकलनी थी, दो जगह माइनस आ रही है फिर कॉमन निकालनी है। अगर तीनों जगह माइनस आ रही है तो फिर तो सभी में पॉजिटिव साइन ही आ जाना था आपके पास। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ना तो पार्शियल के साथ रिलेटेड है, ना ही आपके पास जो है इंटीग्रेशन के साथ रिलेटेड है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द स्फीयर। तो यहाँ पर मैंने ना एक फॉर्मूला लिखा है आपके पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, अगर पॉइंट गिवन दे रखे हैं और स्फीयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है आपके पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, अगर ये स्फीयर दे रखा है, ये उसका सेंटर आ रहा है O, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अगर पॉइंट तो ए पॉइंट स्फीयर के अंदर ही है तो रेडियस यहाँ तक, रेडियस जो है वो यहाँ तक होगा, लेकिन जो पॉइंट है वो यहाँ तक आ रहा है, और पॉइंट और रेडियस के पॉइंट और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अगर तो पॉइंट जो है वो आउटसाइड का क्या आ रहा है आपके पास, स्फीयर आ रहा है, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा प्लस में जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर तो पॉइंट आ रहा है स्फीयर के ऊपर, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा रेडियस ही होगा। 3 केस होते हैं हमारे पास वैसे। ठीक है, एक केस क्या है कि अगर पॉइंट स्फीयर के अंदर आ रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा रेडियस से छोटा होगा। अगर पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर आ रहा है तो रेडियस डिस्टेंस जो है वो हमेशा रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा आपके पास। ठीक है, अगर तो पॉइंट आ रहा है स्फीयर के ऊपर ही आ रहा है तो जितना आपके पास रेडियस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, जो +2 में कर रखे हैं हमने, 10th में भी कर रखे हैं। 10th में हमने 2 डायमेंशनल में किए थे, इस जो +1 में किए थे हमने 3 डायमेंशनल में किए थे। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला दैट इज x माइनस ए का होल स्क्वायर, y1 माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर, ए बी सी सेंटर है, और एक्स वाई जेड जो है वो पॉइंट गिवन दे रखा होगा। सेंटर याद रखना, माइनस का साइन छोड़ के लेना है, ए बी सी सेंटर आ रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पेपर में पूछा है तो हमेशा ही मॉडुलस वैल्यू लेनी है। मोड का मीनिंग यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू के लिए बात हो रही है। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तब भी आपने पॉजिटिव का ही आंसर उठाना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो रेडियस में से डिस्टेंस क्या कर देना, आपने माइनस कर देना अगर शॉर्टर डिस्टेंस पूछा है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है तो
रेडियस में डिस्टेंस को क्या कर देना है, जहाँ से जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा वो जो डिस्टेंस निकलेगा उसमें रेडियस को क्या कर देना है, प्लस कर देना है आपने। तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था, x1 y1 की z1 की वैल्यू 1 और 2 दे रखी है, सफ़ेयर दे रखा है। सफ़ेयर को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद मेरे पास सेंटर जो है दैट इज़ ए बी सी की वैल्यू 0 0 आ रही है, रेडियस की वैल्यू 6 आ रही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो आर में से डी को माइनस कर देना है और उसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी है। मॉडुलस वैल्यू फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर यहाँ पर माइनस का 3 आंसर आता तो दैट इज़ 3 - 6 होता, तो माइनस का 3 आना था, तब भी अपने आंसर पॉजिटिव लेना था, पॉजिटिव 3 आना था। अगर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा होता तो यहाँ पर रेडियस और डिस्टेंस को क्या करना था, जस्ट प्लस करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास रिलेटेड है कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड। कर्व ट्रेसिंग करने से पहले हमें सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सिम्टम्स कैसे निकालने हैं हमने। ठीक है, तो कप नोट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जब भी एमसीक्यू में कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन कभी भी पूरा तो एमसीक्यू में नहीं पड़ेगा, उसके डिवीज़न नहीं पढ़ सकते हैं, दैट इज़ सिमेट्रिकल, सिमेट्री कैसे निकाल सकते हैं हम उसकी, सिम्टम्स कैसे निकाल सकते हैं, कप नोट्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें एमसीक्यू में कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड जो है वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सिमेट्री से रिलेटेड है, सिमेट्री में हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई अगर जीरो के इक्वल टू ज़ीरो है तो सिमेट्रिक होगा। कब होगा, अगर तो अबाउट एक्स एक्सिस है तो कब होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मीनिंग है कि आधी फिगर मेरी ऊपर बन रही है और आधी फिगर जो है मेरी एक्स एक्सिस के नीचे बन रही है। अगर तो एक्स एक्सिस के जितना पार्ट ऊपर आ रहा है उतना ही पार्ट मेरे पास नीचे आ रहा है तो वो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग जो है वो सिमेट्रिकल होगा। कब होगा, हमें कैसे पता चलेगा बिना फिगर देखे, तो वो फंक्शन जो गिवन दिया होगा, अगर वहाँ पर हम y की जगह -y फिल करते हैं, एक्स को पॉजिटिव रहने देना है। अगर एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग पूछा है तो वाई का साइन चेंज करना है हमने, जहाँ जहाँ पर वाई आ रहा है फंक्शन में वहाँ पर -y फिल करेंगे। तो वहाँ पर अगर फिल करने के बाद अगर वो एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ रहा है तो वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट द एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के रिगार्डिंग पूछा है तो वाई एक्सिस के रिगार्डिंग जो है वो फिगर जो है वो ऐसी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो वर्टिकली के अकॉर्डिंग दैट इज आधा पार्ट जितना इधर है उतना ही पार्ट इधर होगा, दैट इज वाई एक्सिस से रिलेटेड होगा। अगर वाई एक्सिस के बारे में पूछा है उन्होंने तो एक्स का साइन चेंज करना है फंक्शन के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी एक्स आ रहा है वहाँ पर -x पुट करोगे। तो अगर -x पुट करने के बाद भी आपके पास सारा फंक्शन सेम एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल ही आ रहा है तो वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट द वाई एक्सिस। ओरिजिन, ओरिजिन में क्या होता है कि अगर वो ओरिजिन में से पास हो रहा है तो दैट इज़ दोनों के साइन ही चेंज करने पड़ेंगे। एक्स -y पुट करोगे, एक्स की जगह -x पुट करोगे, y की जगह -y पुट करोगे फंक्शन के अंदर। अगर वो फिल करने के बाद भी फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल ही आ रहा है तब अबाउट द ओरिजिन होगा। लाइन y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x। अब जो लाइन y इक्वल टू एक्स होती है वो लाइन जो होती है y इक्वल टू एक्स के लिए वो जो है वो सेंटर में से पास होके वो ऐसा ही होती है। ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स के लिए। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग सिमेट्रिकल आ रहा है उसका अलग से रिजल्ट है। अगर आपके पास जो है y इक्वल टू -x आ रहा है तो वो आपके पास ऐसे लाइन जो है वो इस तरह से जाएगी, दैट इज़ y इक्वल टू -x के लिए होगा आपके पास। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स के लिए आपने क्या करना है कि जस्ट क्या करना है, पोजीशन इंटरचेंज कर देनी है, x की जगह y लिख देना है, y की जगह x लिख देना है। अगर वो फिल करने के बाद भी आपके पास फंक्शन के इक्वल ही आ रहा है तो वो लाइन y इक्वल टू एक्स की सिमेट्रिकल होगा। अगर आपके पास इंटरचेंज बी किया है और साथ में साइन भी दोनों के नेगेटिव कर दिए, दैट इज एक्स की जगह -y फिल कर दिए, y की जगह -xy फिल कर दिए, उसके फिल करने के बाद भी फंक्शन के इक्वल आ रहा है तब आपके पास वो सिमेट्रिकल होगा y इक्वल टू -x के साथ। तो इसका जो क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं सिमेट्रिकल का।
ये रहा। तो यहाँ पर आपके पास जो है फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3a(y)(x) इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन। उन्होंने क्या पूछा कि ये फंक्शन दे रखा है कि ये फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल किसके होगा। अब देखो मैंने 4 तरह की आपको सिमेट्रिक बताई है, 5 तरह की बताई है, अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द वाई एक्सिस, अबाउट द ओरिजिन और अबाउट द वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू -x। तो ये तो कर्व, ये वाला कर्व जो है वो मैंने बताया ही नहीं है, तो इसका मीनिंग ये वाली ऑप्शन तो पहले होगी ही नहीं। तो आपके पास जो है एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारे पास y इक्वल टू 0। अब एक्स एक्सिस उन्होंने सिंपल ना लिख के उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 दैट इज़ ये आपके पास एक्स एक्सिस का ही पूछा है। अगर उन्होंने यहाँ पर y एक्सिस का पूछा होता या तो सीधा ही y एक्सिस लिखते या फिर वो लिख सकते हैं y एक्सिस को आपके पास x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, अगर वाई एक्सिस के रिगार्डिंग पूछा तो एक्स इक्वल टू 0 के लाइन के बारे में पूछा होगा। अगर वाई इक्वल टू 0 पूछा दैट इज एक्स एक्सिस के बारे में बात हो रही है। तो ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट हो गई आपके पास। तो यहाँ पर जो लाइन है हमारे पास जो है y इक्वल टू, सबसे पहले ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर पहली जो लाइन पूछी गई है वो क्या है, y इक्वल टू -x। तो ये मैंने सबसे लास्ट रिजल्ट बताया था, जब पोजीशन इंटरचेंज भी करनी है और x की जगह क्या पुट करना है आपने -y और y की जगह पुट करना है आपने -x पुट करना है, पोजीशन भी इंटरचेंज करनी है और साइन भी चेंज करने हैं। जब हमने ये पुट करके देखा तो हमारे पास ये f(x) के इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये वाली पहली ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो फिर सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन ये हमारे पास y इक्वल टू x के लिए, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब खाली पोजीशन ही इंटरचेंज करनी है, हमने x की जगह y लिखना है और y की जगह क्या लिखना है हमने x। तो जब हमने फंक्शन के अंदर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास ये f(x) के इक्वल ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन रही है। तो पेपर में सिमेट्री के रिलेटेड जो है वो यही टर्म्स जो है वो आएंगी आपके पास, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आएंगे। नेक्स्ट जो सिमेट्री के बाद जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हमारे पास कप नोड्स और एसिम्पटॉम्स का होगा, ठीक है। तो पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बताई है कि कर्व ओरिजिन में से कब पास करेगा, जब f(0,0) दैट इज x y को 0 पुट करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो वो ओरिजिन में से पास आउट होगा। तो यहाँ पर कप नोड्स के बारे में बात कर लेते हैं, कप नोड्स और कंजुगेट पॉइंट के बारे में। अब उसके बाद सबसे पहले एक डबल पॉइंट। डबल पॉइंट क्या होता है कि सपोज करो कोई कर्व है, जैसे हमने +2 में भी कर्व्स किए थे कुछ, मोड एक्स का किया था। ये मोड एक्स का मैंने ग्राफ बना रखा है यहाँ पर। मोड एक्स का जो ग्राफ है वो आपके पास इस पॉइंट के ऊपर एक पॉजिटिव टर्म इधर चली जाती है और नेगेटिव टर्म जो है वो इधर चली जाती है। तो जिस पॉइंट के ऊपर कर्व के एक ही फंक्शन के दो कर्व आपस में मीट आउट होते हैं उस पॉइंट को हम डबल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हमने बात सबको समझना है तो जैसे यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ फिगर दे रखी है, तो यहाँ पर एक आ रहा कर्व आ रहा है, एक यहाँ पर कर्व आ रहा है। तो कर्व के दो पोजीशंस हैं, तो ये वाला जो पॉइंट जहाँ पर आपस में वो मीट आउट हो रहे हैं उसको डबल पॉइंट बोलेंगे। तो डबल पॉइंट के हमारे पास 3 टाइप्स होती है, एक नोड होता है, एक कप्स होता है, एक कंजुगेट पॉइंट होता है। अब नोड पॉइंट क्या होता है, जिसकी जो कर्व की 2 ब्रांचेस होती है, नेचुरली 2 ब्रांचेस होंगी जिसके ऊपर वो मीट आउट करेंगे, ठीक है। अब नोड क्या होता है कि अगर नोड जो है जहाँ पर उनका डबल पॉइंट आ रहा है, जिस पॉइंट से वो मीट आउट कर रहे हैं, दो कर्व की दोनों ब्रांचेस मीट आउट कर रही हैं, तो उसके जो टेंजेंट है वो 2 टेंजेंट बन रहे हैं और दोनों के दोनों रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर ले रखी है, तो यहाँ पर ये ऐसे ये आपके पास कर्व दे रखे है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कर्व है तो यहाँ पर एक टेंजेंट आ रहा है आपके पास ऐसे वाला और एक टेंजेंट आ रहा है ये वाला। तो ये जो टेंजेंट है दोनों के दोनों, एक टेंजेंट ये बन रहा है, एक टेंजेंट ये बन रहा है, तो दोनों के दोनों टेंजेंट रियल और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर तो डबल पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बन रहे हैं कर्व के वो दोनों रियल और डिफरेंट आ रहे हैं, तब हमारे पास क्या होता है, वो डबल पॉइंट नोड कहलाता है, ठीक है। उस डबल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे।
अब अगर कप्स की बात कर रहे हैं तो कप्स में क्या होता है, डबल पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बन रहे हैं दोनों के दोनों रियल तो होंगे लेकिन कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट का मीनिंग एक के ऊपर दूसरा आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फिगर ली है तो ये कर्व आ रहा है और पी पॉइंट क्या आ रहा है, डबल पॉइंट आ रहा है और इस पॉइंट के ऊपर से जो टेंजेंट निकल के आ रहा है, एक टेंजेंट आ रहा है आपके पास ए टू बी और दूसरा टेंजेंट उसी के ऊपर आ रहा है दैट इज सी टू डी। अब यहाँ पर जो लाइंस जो दो टेंजेंट हैं दोनों टेंजेंट के क्या है एक कॉमन पॉइंट्स काफ़ी सारे आ जाएंगे। दैट इज़ ये जो आपके पास जो टेंजेंट बन रही है, दोनों टेंजेंट बन रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग आ रहे हैं। तो जब ओवरलैपिंग टेंजेंट आते हैं, कोइंसिडेंट टेंजेंट आते हैं, वो हमारे पास आता है, उस पॉइंट को डबल पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम कप्स बोलते हैं। तीसरा जो आता है हमारे पास कंजुगेट पॉइंट के लिए। कंजुगेट पॉइंट क्या होता है, जो भी आपके पास जो कर्व ये रखा है उसमें से टेंजेंट जो है वो निकलता ही नहीं है। डबल दैट इज इसको हम आइसोलेटेड पॉइंट भी बोलते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट होता है जो अकेला रहता है, उसके किसी के साथ बनती नहीं है, वो अकेला ही सेपरेट रहेगा। दैट इज़ यहाँ से इस पॉइंट में से कोई भी टेंजेंट जो है वो हमें निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम सपोज करते हैं कि इस पॉइंट से टेंजेंट निकल रहे होंगे। सपोज किया है, रियल नहीं है, दैट इज़ इमेजिनरी टेंजेंट्स होंगे। तो जब भी इमेजिनरी टेंजेंट्स आएंगे, कोई भी रियल टेंजेंट्स नहीं निकल रहा, लेकिन जो टेंजेंट्स हमने सपोज किए दैट इज जनरली इमेजिनरी होंगे, उस पॉइंट, उस डबल पॉइंट को कंजुगेट पॉइंट बोलेंगे। दैट इज़ वो पॉइंट क्या है, कंजुगेट भी बोलते हैं और उसको आइसोलेटेड पॉइंट भी बोलते हैं। अब ये तो हो गया बाय फिगर देके हमें पता चलेगा कि डबल पॉइंट कब आ रहा है, या नोड आ रहा है, या फिर कंजुगेट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कैसे चेक करें। क्वेश्चन में चेक करने के लिए तो इसका कॉन्सेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव के साथ ही आता है। तो सबसे पहले ही क्या करना, आपने सिंगल एफ का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और डबल डेरिवेटिव विद एक बार एक्स के साथ एक बार वाई के साथ। तो फिर से वही है, सबसे पहले जैसे मैक्सिमम मिनिमम में किया था, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करना है, वहाँ से पॉइंट निकालने। अब वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम में जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकलते थे उनको हम बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स निकलेंगे वो हम उनको बोलेंगे डबल पॉइंट्स, बस ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, कप नोड्स के लिए डी निकालना है। डी की वैल्यू क्या होती है, कर्ली स्क्वायर एफ ओवर कर्ली एक्स वाई। ठीक है, उसका स्क्वायर माइनस सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव निकाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, उनको मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है। वो डी की वैल्यू होती है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आए तो डबल पॉइंट जो है वो या तो नोड होगा या तो कंजुगेट होगा। ठीक है, पक्का नहीं है कि वो नोड ही होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा, जो नोड भी हो सकता है या कंजुगेट पॉइंट भी हो सकता है। अगर डी इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो कप और कंजुगेट पॉइंट में से दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो डेफिनेटली वो कंजुगेट पॉइंट ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर डी इज़ ग्रेटर देन जीरो, डी इज़ इक्वल टू जीरो, यहाँ पर दो ऑप्शंस बनती है, वो फर्दर हम इसको चेक करेंगे बाद में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है कप और नोड के क्वेश्चन जो है वो हम ले लें। ये रहा। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकते हैं, जैसे डायरेक्ट रिजल्ट ही आए यहाँ पर, इन द कर्व ट्रेसिंग ए डबल पॉइंट इज नोड। अब नोड कब होता है, अभी हमने किया कि नोड, मैंने जैसे फिगर भी आपको समझाया था, नोड कब होता है, जब टेंजेंट जो होते हैं वो उसके दोनों के दोनों टेंजेंट रियल और डिफरेंट होते हैं। तो इसकी पहली वैल्यू यही आएगी। अगर यहाँ पर कब्स होता तो रियल और कॉन्सिडेंट आने थे। अगर यहाँ पर कंजुगेट पॉइंट के बारे में पूछे थे तो इमेजिनरी आना था। ठीक है, तीन ही चीज़ें हैं, तो तीनों चीज़ें के बारे में मैंने लिख दी है। तो यहाँ पर वैसे ऑप्शन क्या बन रही है, ए बन रही है। डायरेक्ट रिजल्ट था हमारे पास। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कर्व ट्रेसिंग के अंदर डबल पॉइंट के बारे में, कि डबल पॉइंट तो इसका भी जीरो जीरो है। अब डबल पॉइंट है क्या, कप है, नोड है, कंजुगेट है, वो हमें बताना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें डी निकालना है। डी के लिए हमें सिंगल डेरिवेटिव पार्शियल निकालने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो हमने सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव भी निकालने हैं। ठीक है, वो डी निकालना है। डी की वैल्यू निकालने के बाद चेक करना है कि डी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, डी इज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, डी लेस देन जीरो आ रहा है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ही डीज जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। और ज़ीरो जब बनेगा तो मैंने आपको बताया था या तो कप होगा या तो क्या होगा, कंजुगेट होगा।
अब हमें क्या पता कि वो कप है या कंजुगेट है, वो तो डिपेंड करता है कि टेंजेंट कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर तो टेंजेंट रियल और को इंसिडेंट होंगे, दैट इज सेम आएंगे, तो कप होगा। अगर टेंजेंट इमेजिनरी आते हैं तो कंजुगेट होगा। अब सबसे पहले ये डिपेंड करता है हमें क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट निकालने के लिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट पिछला भी ले सकते हो, जैसे हमने पिछले एक क्वेश्चंस में टेंजेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया था, एफ ऑफ एक्स वाई दिया था, तो वहाँ पर पॉइंट गिवन दिया था आपके पास, वो 3 डिमेंशनल में था, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन 2 डिमेंशनल में निकालनी है, तो टेंजेंट निकालने का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमने 2 डिमेंशनल के अंदर लोएस्ट डिग्री टर्म्स लेनी है जिनकी स्मॉलेस्ट पावर जो है एक्स वाई की प्लस करके, जो डी प्लस करके जो है वो छोटी सी छोटी डिग्री लेनी है। अगर यहाँ पर देखें कि इस टर्म की डिग्री कितनी आ रही है, वाई की पावर कितनी आ रही है 2, तो इसकी डिग्री 2 बन रही है। अगर इनकी बात करें, इस टर्म की डिग्री कितनी आ रही है हमारे पास 3 बन रही है, एक्स की 1 वाई की 2, डिग्री कितनी बन रही है 3। इसमें भी इस टर्म की डिग्री कितनी आ रही है 3। तो जिसकी डिग्री कम आ रही है टर्म में से, इसकी डिग्री 3 बन रही है, एक्स और वाई की पावर्स को ऐड करने के बाद चेक करनी है डिग्री, ठीक है। तो इसकी 3 आ रही है, इसकी 3 आ रही है और इसकी 2 आ रही है, तो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म लेनी है। वो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी आ रही है हमारे पास, 2a² ठीक है। तो यहाँ पर उसको 0 के इक्वल क्या कर देना है, पुट कर देना है। अब 0 के इक्वल पुट करोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 0, और यहाँ से वाई की 2 वैल्यूज़ निकली, वाई की 2 वैल्यूज़ क्या आ रही है, वाई इक्वल टू 0। अब 0 0, अब 2 0 0 तो रियल वैल्यू होती है, तो इसका मीनिंग ये दोनों रियल आ रही है और दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या आ रही है, कोइंसिडेंट आ रही है, दैट इज ओवरलैपिंग आ रही है। दैट इज ये कौन सा क्वेश्चन बन रहा है आपके पास, कप का। अगर यहाँ से वैल्यूज जो है वो निकलती है हमारे पास डिफरेंट, रियल तो है लेकिन डिफरेंट है, फिर नोड आ जाना था। अगर ये इमेजिनरी निकलती तो फिर हमारे पास कंजुगेट का पॉइंट बनना था। क्लियर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास जो है सिम्टॉम्स के रिलेटेड है। तो सबसे पहले सिम्टॉम का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। सिम्टॉम्स होते हैं क्या है, सिम्टॉम्स जो है वो लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है, जो कर्व के बिल्कुल नियरेस्ट होती है लेकिन वो टेंजेंट नहीं होती, वो कर्व को टच नहीं कर रही होती लेकिन कर्व के बिल्कुल नियरेस्ट होती है, बिल्कुल उसके पास में से गुजरती है। या तो वो वर्टिकली होगी, अगर वर्टिकली स्टैंडिंग लाइंस आ रही है दैट इज वर्टिकल सिम्टॉम आ रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल दैट इज स्लीपिंग में आ रही है तो दैट इज वो हॉरिजॉन्टल सिम्टॉम्स होगा। तो सिम्टॉम्स है क्या, कर्व की बिल्कुल नियरेस्ट लाइन जो कर्व को टच नहीं करेगी, अगर टच करेगी तो वो तो टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो टच नहीं करवाना, टच भी नहीं हो रही, वो कर्व्स के बिल्कुल पास से गुजर रही है, तो उसको सिम्टॉम्स बोलते हैं, ठीक है। 3 तरह के सिम्टॉम्स होते हैं, एक वर्टिकली सिम्टॉम्स दैट इज स्टैंडिंग में आएगा, हॉरिजॉन्टल व्हाट इज आपके पास स्लीपिंग में आ जाएगा। एक होता है ओब्लिक, ओब्लिक में आता है दैट इज स्लांट, किसी भी तरह से हो सकती है, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे हो सकता है, दैट इज़ किसी भी स्लांटिंग में हो सकता है आपके पास जो है। तो ओब्लिक को हम स्लांट सिम्टॉम्स भी बोलते हैं, ये दिमाग में रखोगे आप, ठीक है। अब इस सिम्टॉम्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके काफ़ी सारे जो मेथड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। पोलिनोमियल्स जो है, सिंपल पोलिनोमियल्स के अलग है, रैशनल पोलिनोमियल्स के लिए अलग है। तो यहाँ पर जो है सिंपल पोलिनोमियल्स के लिए हम कर रहे हैं, तो सिंपल पोलिनोमियल्स के लिए जो सिम्टॉम्स है जो हॉरिजॉन्टली है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हॉरिजॉन्टली दैट इज स्लीपिंग होते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस के क्या होते हैं, वो हमेशा पैरेलल होते हैं, एक्स एक्सिस के आ रहे हैं पैरेलल आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में एक्स को क्या अप्रोच करवाना हमने, इन्फिनिटी या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी करवाना होता है। तो इसमें जो भी सिम्टॉम्स निकलेंगे जो पैरेलल आ रहे हैं वाई एक्स एक्सिस के, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, तो जो ये लाइंस निकल रही है वो कहाँ से निकलेंगी, वाई के ऊपर में से निकलेंगी, दैट इज वाई इक्वल टू समथिंग क्या होगा, वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू माइनस ए, समथिंग ऐसे टर्म होगी आपके पास अगर जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो जो सिम्टॉम्स होंगे वो वाई इक्वल टू के की फॉर्म में होंगे। तो जो वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, तो वाई एक्सिस के पैरेलल दैट इज वो
एक्स की में से निकल रहे होंगे, दैट इज़ एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव ए होगा, तो यहाँ पर वो एक्स की फॉर्म में होंगे। उल्टा हो जाएगा आपके पास एक्स इक्वल टू के की फॉर्म में, और वाई यहाँ पर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी को। और जब आपने स्लांट सिम्टम्स निकालना है तो वाई को क्या पुट कर देना आपने, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या पुट कर देना आपने, सी पुट कर देना है। ठीक है, तो सिम्टम्स फाइंड आउट करने का मेथड, पहला मेथड क्या है हमारे पास, जो छोटा मेथड है, तो उसमें क्या करना है कि हाईएस्ट पावर जो होंगी उनके कोफिशिएंट को, अगर हॉरिजेंटली सिम्टम्स निकालने हैं तो एक्स के जितने भी हाईएस्ट पावर टर्म्स होंगी उनके कोफिशिएंट को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो वहाँ से एक लीनियर फैक्टर जो है वो पुट करने के बाद जो लीनियर फैक्टर होगा वो हमारे पास हॉरिजेंटल सिम्टम्स होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री एक्स की अगर देखें, एक्स की बोल रही हूँ, ज्वाइंट डिग्री नहीं बोल रही एक्स और वाई की, सिर्फ एक्स की डिग्री बोल रही हूँ। जो पीछे मैंने अभी बताया था डबल पॉइंट्स के अंदर जो टेंजर की इक्वेशन निकालने के लिए, वहाँ पर ज्वाइंट डिग्री देखी थी, यहाँ पर ज्वाइंट डिग्री नहीं देखनी, सिर्फ एक्स की डिग्री देखनी है। एक्स की हाईएस्ट डिग्री वो 2 आ रही है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है, वाई क्यूब, और इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1, दैट इज एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो वो कितना बचेगा, वाई क्यूब प्लस का कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर उसका कोफिशिएंट ले लिया एक्स स्क्वायर का, वाई क्यूब प्लस 1, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, तो उसका एक ही लीनियर फैक्टर होगा, वो कौन सा लीनियर फैक्टर होगा, वाई प्लस 1। अब ये लीनियर फैक्टर कहाँ से आया, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमारे पास, वाई प्लस 1। ठीक, और अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस का 1। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ से एक ही लीनियर फैक्टर आएगा, वो क्या है हमारे पास, वाई प्लस का 1। अगर वाई क्यूब माइनस 1 होता तो तब यहाँ पर वाई माइनस 1 लीनियर फैक्टर बन जाना था आपके पास। तो वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल सिम्टम्स वाई इक्वल टू -1 आ रहा है। अगर वर्टिकल की बात करते हैं इसी के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो वाई की डिग्री, फिर से मैं बोल रही हूँ, वाई की डिग्री के लिए लेनी है, सिर्फ वाई की हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है हमारे पास 3, तो उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से, सॉरी, वाई क्यूब की एक्स स्क्वायर, हाँ, वाई क्यूब हाईएस्ट डिग्री आ रही है, तो वाई क्यूब का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को ज़ीरो के इक्वल पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है, दैट इज वर्टिकल सिम्टम्स आ रहा है हमारे पास। अगर ओब्लीक, इसी क्वेश्चन के अंदर ओब्लीक हमने फाइंड आउट करना होता है तो वाई को क्या पुट करना था हमने, एम एक्स प्लस सी, और कोफिशिएंट को क्या करना था, इक्वेट करके हमने एम और सी की वैल्यू निकालनी थी, वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी थी यहाँ पर, और यही हमारे पास क्या बना था, ओब्लीक सिम्टम्स बना था। तो यहाँ पर क्वेश्चंस ले लेते हैं रिलेटेड इसके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास सॉरी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें सिम्टम्स को जो फाइंड आउट करना है हमने, पहला टू एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो पहला टू एक्स एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टली आ रहा है, हॉरिजॉन्टली में मैंने बताया था एक्स एक्सिस के पैरेलल लेना है, तो एक्स की ही डिग्री उठानी है, हाईएस्ट डिग्री की कोफिशिएंट। तो एक्स की डिग्री कितनी आ रही है 2, हाईएस्ट डिग्री आ रही है, उसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है वाई, उसको 0 को इक्वल पुट करोगे तो दैट इज वाई इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास 0। तो हमारे पास यही सिम्टम्स आया। ठीक है, अगर विद पहले टू वाई एक्सिस पूछा होता तो वाई के दो कोफिशिएंट आ रहे थे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पर दो बच जाने थे, एक्स -1 और एक्स प्लस का 1। ठीक है, मैंने वो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो यहाँ से वर्टिकल सिम्टम्स दो आ जाने थे आपके पास। ठीक है, एक एक्स इक्वल टू 1 और एक एक्स इक्वल टू -1 के लिए। और जब पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि वर्टिकल सिम्टम्स में वाई अप्रोच किसको करता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को और माइनस इन्फिनिटी को। अगर हॉरिजॉन्टली पूछी है तो हॉरिजॉन्टली में एक्स अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी और जहाँ माइनस इन्फिनिटी के लिए, ये भी पूछ सकते हैं पेपर में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वाई इक्वल टू ई की एक्स अप्रोच टू द एक्स एक्सिस, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें क्या बताया है कि एक्स जो अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, ये किसकी एग्जांपल आ रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल सिम्टम्स की आ रही है। अगर एक्स की जगह यहाँ पर वाई दिया होता तो वर्टिकल की आ जानी थी आपके पास, स्लांट का तो होना ही नहीं, स्लांट का तो हमारे पास होता ही वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पर जो है ये
उसी का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें मैंने सिम्टम्स जो है वो फाइंड आउट करके भी बताया है कि एक्स की जब हम लिमिट लेंगे -∞, तो इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -∞, ई की -∞ 0 होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई वाई की 0। तो ये हमारे पास सिम्टम्स अगर पूछा जाए तो वो वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास ओब्लिक जो है स्लांट, ओब्लिक भी बोलते हैं या स्लांट सिम्टम्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं, उसके बाद उन्होंने ओब्लिक पूछा है, स्लांट सिम्टम्स पूछा है। तो तो सबसे पहले वाई को लेट कर लेना mx प्लस सी, और जहाँ जहाँ पर फंक्शन जो फंक्शन आ रहा है उसके अंदर जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर y की जगह क्या पुट कर देना, हमने mx प्लस का क्या कर देना है, c पुट कर दिया। अब यहाँ पर होल क्यूब खोला है, होल क्यूब के मैंने ऊपर दोनों फॉर्मूले लिख दिए, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कोफिशिएंट इकट्ठे करने हैं। ठीक है, कोफिशिएंट इकट्ठे करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इक्वेट किया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास 1 प्लस एम क्यूब, और दूसरी तरफ कितना आ रहा है, इस तरफ तो एक्स क्यूब का राइट हैंड साइड की तरफ है ही नहीं है, तो वो हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ से एम की जो वैल्यू कंपेयर करके हमने निकाली वो कितनी आ रही है, -1 का क्या आ रहा है, -1 का क्यूब आ रहा था, एम क्यूब की वैल्यू कंपेयर करके एम की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो फिर उसके बाद मैंने कोफिशिएंट निकाला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, यहाँ से कितना आ रहा है 3m² c, और इस तरफ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 3a। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू ऊपर निकाली थी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और वहाँ से c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a। तो जो हमारे पास लेट किया था y इक्वल टू mx प्लस सी, उसके अंदर m की वैल्यू भी फिल कर दी, c की वैल्यू फिल कर दी, और ये हमारे पास ओब्लिक सिम्टम्स का जो है आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है डबल नोड के तो क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं। तो यहाँ पर नोड के भी क्वेश्चंस हो गए, पॉइंट्स नोड पॉइंट्स के भी क्वेश्चंस हो गए हैं, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो रह गया था हमारे पास जो बच गया था, तो इसे ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आता था, और इसमें तीनों जो इंटीग्रेशन की तीनों लिमिट्स है वो हमारे पास क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, और तीनों का अलग अलग से इंटीग्रेशन करनी है और जस्ट लिमिट्स क्या करनी है इसके अंदर फिल करनी है।